अयाना और अलीशा कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, अयाना दीदी, क्या आप टीवी देखोगी? आपको पता है टीवी में बहुत सारे कार्टून चैनल है। अयाना हल्का सा मुस्कुराकर अलीशा के बालों में कंघी करते हुए बोली, नहीं, अभी मूड नहीं है। अयाना अलीशा के बाल संवार रही थी और अलीशा अपनी बाबी डॉल के बाल बना रही थी। अयाना किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि वो काफी सस्पिशियस लग रही थी। वो चारों तरफ देखती है। बड़ा सा आलीशान कमरा जिसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। टीवी भी था, बड़ा सा बिस्तर था, बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स, सब कुछ। यहाँ तक कि गार्ड्स को उन पर नजर रखने की भी जरूरत नहीं थी। आखिर उस डेविल ने ऐसा क्यों किया होगा? कल तक जिनके पीछे उसने अपने सारे गार्ड्स को नजर रखने पर लगा दिया था, आज जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अलीशा देखती है कि अयाना सोच में डूबी है। अलीशा अयाना से बोली, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अयाना ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा तो दरवाजे पर गौतम खड़ा हुआ था, हाथ में खाने की प्लेट लेकर। अयाना को एकदम से लगा जैसे उसे वहां पर देखकर गौतम जरूर उसे वापस अपने कमरे में ले जाएगा और डांटेगा कि आइंदा अपने कमरे से बाहर ना निकले। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा, गौतम ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो बस अंदर आया, उसने टेबल पर खाना रखा और उन दोनों से कहा, खाने का टाइम हो गया है। अलीशा उठकर दौड़कर उसके पास पहुंच गई और बोली, गौतम अंकल, आज खाने में क्या है? गौतम ने प्लेट को अनकवर करते हुए अलीशा को दिखाया। अलीशा की आंखों में खाना देखकर चमक आ जाती है, क्योंकि आज खाने में उसकी फेवरेट चीज थी, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता, राइस, बटर नान, मीठे में गुलाब जामुन, साथ में आइसक्रीम भी, जो अलीशा को बहुत ज्यादा पसंद थी। वाह अंकल, ये तो सारा मेरा फेवरेट है, थैंक यू। अलीशा ने गौतम को जोर से हक कर लिया। गौतम ने हल्का सा मुस्कुराकर प्यार से अलीशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब अच्छे से खाना, ठीक है? उसके बाद उसने अयाना की तरफ देखा, जो काफी कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। गौतम अयाना से बोला, क्या आपका खाना भी यहीं पहुंचा दूं? अयाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही अलीशा ने कहा, हाँ, दीदी भी मेरे साथ खाएगी, उनका खाना भी आप यहीं पहुंचा देना। गौतम ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। वो जाने लगा, तभी अयाना बोल पड़ी, एक मिनट गौतम। अयाना की आवाज सुनकर गौतम के कदम वहीं रुक गए। अलीशा उन दोनों की तरफ देखने लगी। अयाना मुस्कुराकर आगे आई और अलीशा से कहा, तुम खाना शुरू करो, मैं गौतम अंकल के साथ जाकर अपना खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? अलीशा ने फटाक से अपना सिर हिला दिया और अपने खाने की प्लेट के पास बैठ गई। अलीशा अपनी डॉल से बोली, चलो सिंड्रेला, खाना शुरू करते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अलीशा ने खाना स्टार्ट कर दिया था। इस बीच अयाना गौतम का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अचानक से अयाना के इस बिहेवियर ने गौतम को चौंका दिया था और वो ज्यादा रिएक्ट किए बिना चुपचाप अयाना के पीछे चल पड़ा। बाहर निकलते ही अयाना ने गौतम से पूछा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारा बॉस आखिर करना क्या चाहता है? अयाना की बात सुनकर गौतम थोड़ा कंफ्यूज होकर देखने लगा और बोला, आई एम सॉरी, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? अयाना ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर हाथों को छाती पर क्रॉस करके गौतम से कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट इनोसेंट विद मी। गौतम, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कल तक तुम्हारा जो बॉस, वो डेविल, अलीशा को टॉर्चर करने पर तुला हुआ था, आज अचानक उसे इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है और मेरे कमरे से चले आने पर भी किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मैं घर में खुलेआम घूम रही हूँ, किचन में जा रही हूँ, अपनी मर्जी का खा रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे रोक टोक नहीं रहा। आखिर माजरा क्या है? गौतम ने बहुत स्ट्रेट आवाज में अयाना से पूछा, तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आपको इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है, या आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, बात को घुमाओ मत, ठीक है? मेरा जो पॉइंट है उसे एक्सप्लेन करो। आखिर तुम लोगों ने हमें यहाँ पर किडनैप करके क्यों रखा है? फिर हमें ऐसे क्यों घूमने दे रहे हो जैसे कि हमारे बाप का घर है और तुम लोग यहाँ पर मेहमान हो? अयाना की बात सुनकर गौतम को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बोले। एक गहरी सांस लेकर गौतम ने सिर्फ इतना कहा, आप इस बंगले में जो मन चाहे वो कर सकती है, जहाँ चाहे घूम सकती है, जो चाहे खा सकती है, जिससे चाहे बात कर सकती है, आपको हर चीज़ की आज़ादी है, बस यहाँ से बाहर जाने की नहीं, ना आपको और ना ही अलीशा को। मैं आपके लिए खाना पहुँचाता। ये बोलकर गौतम बिना मुड़े वहाँ से चला गया। अयाना अपना दांत पीसते हुए वहीं खड़ी होकर गौतम को देखते हुए अपने मन ही मन बड़बड़ाई, यहाँ से भागकर तो मैं रहूंगी, चाहे तुम और तुम्हारा डेविल बॉस कितना भी जोर लगा ले। एक बार मैं यहाँ से निकल गई तो दोबारा मुझे पकड़ पाना तुम लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बस मुझे चिंता सिर्फ अलीशा की है। तुम्हारे उस डेविल बॉस को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, बढ़ाया माफिया कहीं का। ये बड़बड़ाते हुए अयाना नाराजगी भरे हाव भाव के साथ वापस अलीशा के कमरे में चली गई। अयाना और अलीशा पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे घर उन्हीं का हो। घर में वो देखती है कि दर्जनों नौकर लगे हुए हैं, हर नौकर का अपना अलग काम है और सब हमेशा घर को चकाचक रखते हैं। कभी घर में हल्की सी भी धूल या हल्का सा भी दाग नहीं रहने देते, हमेशा घर को साफ सुथरा रखते हैं। घर था भी तो बहुत बड़ा, घर में पूरी 3-4 मंजिलें थी, हर मंजिल पर कोई स्पेशल चीज होती थी। अलीशा अयाना के साथ इधर उधर टहल रही थी, पूरे बंगले को देख रही थी। अलीशा ने कहा, दी, इस बंगले की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर क्या होगा? आपको क्या लगता है? अयाना ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नो आइडिया, ये डेविल का घर है, यहाँ क्या होगा इस बात का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तभी अचानक कुछ सोचते हुए अलीशा की आंखों में चमक आ गई। तो क्या हम ऊपर जाकर देखें? अलीशा की बात सुनकर अयाना थोड़ी हैरान हो गई। अलीशा अयाना से बोली, आज सुबह मैंने डेविल अंकल को गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा था, तब से वो अब तक वापस लौटकर नहीं आए। डेविल अंकल बंगले में नहीं है, इसका मतलब हम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। चलो ना, हम ऊपर वाली मंजिल पर देखकर आते हैं कि वहाँ क्या है। ये बंगला काफी बड़ा है, तो टेरेस से तो आधा शहर दिखता होगा। चलो ना अयाना दी, देखते हैं ना वहाँ पर क्या है। अलीशा जिद करने लगी। अयाना मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अलीशा की बात सुनकर अब उसके मन में भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि आखिर ऊपर वाली मंजिल पर है क्या। एक बात तो अलीशा ने बिल्कुल ही सही कही, डेविल घर से बाहर गया है तो इसका मतलब वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। कुछ सोचते हुए अयाना अलीशा की तरफ देखती है तो वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। फिर अयाना ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। अयाना की बात सुनकर अलीशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबसे ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गई।
दोनों सीढ़ियों से चलते चलते ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची। अलीशा अपनी सिंड्रेला को संभालते हुए अयाना के साथ साथ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गई। ऊपर वाले फ्लोर को देखकर अयाना और अलीशा चौंक गई, क्योंकि वो फ्लोर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। उसमें एक स्विमिंग पूल था, पास में एक छोटा सा बार जिसमें बहुत सारी महंगी महंगी शराब रखी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था, और वहां से वाकई में पूरा शहर का नजारा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर अलीशा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखो दी, यहाँ से तो पूरा शहर दिखता है, और देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, वो भी छत पर। और वो सब क्या है? अलीशा ने बार की तरफ इशारा किया तो अयाना अलीशा का मुंह फेरते हुए बोली, कुछ नहीं है, ये बच्चों को देखने की चीज नहीं है। दोनों घूम फिरकर पूरी जगह देखने लगी। तभी दीवार पर बहुत सेक्सी लड़की की फोटोज लगी हुई थी, जिन्हें देखकर अयाना की आंखें शॉक्ड होकर बड़ी हो गई, क्योंकि उन लड़कियों की फोटोज बिकिनी में थी। अयाना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपने मन ही मन बोली, वो साला डेविल, मुझे लग ही रहा था कि वो कितना बड़ा हवस का दरिंदा है, क्या बेहुदा चीज चिपका रखी है यहाँ पर। अलीशा अम्यूजमेंट के साथ वो फोटोज देख रही थी। अयाना जैसे ही अलीशा को उन फोटोज को देखते हुए देखती है, तुरंत उसका मुंह फेर देती है। यहाँ से चलो, ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है। ये बोलकर अयाना अलीशा को वहां से ले गई। दोनों पास ही बने बालकनी की तरफ आई, जहाँ से उन्हें पूरा शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, दी, क्या आप यहाँ से अपने घर को पॉइंट आउट कर सकती हो? क्या आपको पता है कि यहाँ से आपका घर कहाँ पर होगा? अयाना बाहर के नजारे को बड़े ही सीरियस हाव भाव के साथ देख रही थी और बोली, नहीं, कोई आइडिया नहीं है। अयाना को अपने घर, अपने पेरेंट्स की बहुत याद आई और उसका मन उदास हो गया। अलीशा अयाना का उदास चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? आप घर को मिस कर रही हैं? अयाना हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर वो अलीशा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? अलीशा एकदम से बोली, हाँ अयाना दी, वो देखो। अयाना का दिल अचानक से तेजी से धड़क उठा। क्या अयाना बनाने जा रही थी यहाँ से भागने का एक बड़ा प्लान? क्या अलीशा पहुंच पाएगी अपने घर वापस? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अयाना ने जल्दी से पूछा, किस तरफ है तुम्हारा घर? अगर यहाँ से पास है तो हम कोई सिग्नल भेज सकते हैं। अलीशा अपनी चिन पर उंगली रखकर थोड़ी देर देखती रही और फिर बुझी हुई आवाज में बोली, नहीं, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुनकर अयाना का चेहरा उतर गया। दोनों कुछ देर वहीं पर पूरे शहर को देखती रही। फिर अचानक अलीशा ने अयाना से पूछा, क्या आप स्कूल जाती थी? अयाना ने कहा, हाँ जाती थी, लेकिन स्कूल नहीं, कॉलेज। ये सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ गई। उसने फिर सवाल किया, वाह, कॉलेज, कॉलेज की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है ना? मैंने फिल्मों में देखा है, वहाँ पर बच्चे बहुत मजे करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना? अयाना ने बिना कोई हाव भाव के कहा, नहीं, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं था, मैं बस पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं। अलीशा ने ये सुनकर बोला, तो मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था? अलीशा की बात सुनकर अयाना अपनी भौएं ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, सीरियसली, तुम्हें बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता है? अलीशा ने जवाब दिया, मेरे पड़ोस में रहता था एक लड़का, उसने मुझे प्रपोज किया था, बोल रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अलीशा की बात सुनकर अयाना ने हल्का सा हंसकर पूछा, और तुमने क्या कहा? अलीशा ने मुंह बनाकर कहा, मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि वो हैंडसम नहीं था, मुझे हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए, बिल्कुल डेविल अंकल जैसा। डेविल अंकल बहुत हैंडसम है ना? अलीशा की बात सुनकर अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हैंडसम, माय फुट। अयाना बेशक ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी ये चीज लगती थी कि डेविल हैंडसम तो है, एक बार किसी लड़की की नजर उस पर पड़ जाए तो उसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। उसका ऑरा, उसका एटीट्यूड इंप्रेसिव है, लेकिन ये सब चीजें उस पर कोई असर नहीं करेंगी, क्योंकि उसने डेविल का भयानक रूप देखा है। तभी अचानक अलीशा की नजर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से डेविल की गाड़ी घर के अंदर एंट्री कर रही थी। अलीशा अयाना का हाथ पकड़कर बोली, दी, वो देखो, डेविल अंकल आ गए। अयाना जैसे ही देखती है, उसकी आंखें शॉक होकर बड़ी हो जाती है। उसने घबरा कर कहा, ओह नो, डेविल वापस आ गया। अयाना अलीशा की तरफ देखकर बोली, हमें यहाँ से जाना चाहिए, डेविल लौट आया है, और अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हमारी क्लास लगा देगा। अलीशा ने फटाफट हाँ में सर हिलाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आई और घबरा कर बोली, जल्दी करो अलीशा, अगर डेविल ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारी कब्र बना देगा। अलीशा भी अयाना के साथ फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, अयाना दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, डेविल अंकल अच्छे हैं, वो हमें पनिशमेंट नहीं देंगे, और हमने कौन सा गलत काम किया है, वो हमें पनिश नहीं करेंगे। पनिशमेंट तो गलत काम करने पर दी जाती है ना? अयाना अलीशा से बोली, पहली बात तो ये कि वो डेविल है, तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात, उसके लिए सही गलत मायने नहीं रखता। यहाँ उसके रूल ब्रेक करने वाले इंसान को पनिशमेंट देते हैं। अब चुपचाप यहाँ से चलो। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी कि तभी डेविल यानी कबीर ने बंगले में एंट्री की। उसने लंबा सा कोट पहना था, आंखों पर काला चश्मा, और उसके हाव भाव थोड़े डार्क लग रहे थे। कबीर को देखते ही अयाना और अलीशा के रोंगटे खड़े हो गए। अयाना फटाक से अलीशा को सीढ़ियों में बैठाकर छिपा लेती है ताकि उसकी नजरों में ना आए। अलीशा भी चुपचाप अयाना के बगल में दुबक कर बैठ गई और दोनों डेविल कबीर की तरफ देखने लगे। कबीर जैसे ही अंदर आया, सारे घर के नौकर जैसे उसी के आसपास नाचने लग गए। कोई उसके जूते निकालता है तो कोई उसका कोट निकालता है, कोई सिगरेट जलाकर उस डेविल के हाथ में देता है। कबीर सिगरेट फूंकता हुआ सोफे पर फैलकर बैठ गया। कबीर को देखकर अयाना अपने मन ही मन में बड़बड़ाई, स्टाइल तो ऐसे मार रहा है जैसे कहीं का राजा महाराजा हो, ऐसी फीलिंग ले रहा है जैसे ये पूरी कंट्री इसी की है, वही इकलौता किंग है यहाँ का। आई स्वेयर, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इसका सारा एटीट्यूड झाड़ दूंगी। गौतम फटाफट वहां पर आकर कबीर से बोला, बॉस, आपसे मिलने के लिए मिस्टर तावड़े आए हैं, बोल रहे थे कि उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर अपना फोन निकालकर उसमें कुछ स्क्रॉल करता है। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए गौतम से बोला, आए तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करना, मैं तैयार होकर आता। कबीर के चले जाने के बाद गौतम फटाफट उसके गार्ड के पास गया, उनको कुछ ऑर्डर देता है।
हालांकि उसकी आवाज़ अयाना और अलीशा तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी। वो गार्ड्स गौतम की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और उसके बाद वहां से चले गए। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर बोली, चलो अपने कमरे में चलते हैं। दोनों उठकर जाने ही लगी कि तभी गौतम पलटा और उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ गई और उसने कहा, एक मिनट। गौतम की आवाज़ सुनकर अयाना और अलीशा घबरा कर रुक गई और पलट कर देखने लगी। गौतम चलकर उनके पास आया और अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। गौतम उन दोनों से बोला, आइंदा ऐसी किसी भी जगह पर मत जाना जो बॉस की हो। बॉस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी प्राइवेट जगह पर कोई जाए, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो आगे से इस बात का ख्याल रखना और ऊपर वाली मंजिल पर दोबारा मत जाना, क्योंकि वो बॉस का प्राइवेट प्लेस है। गौतम की बात सुनकर अलीशा और अयाना एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अयाना गौतम से बोली, तुम्हें कैसे पता कि हम ऊपर गए थे? गौतम ने अयाना से स्ट्रेट आवाज में कहा, इस घर में कौन कहाँ जाता है इसकी खबर रखना मेरा काम है, खासकर आप दोनों की। तो प्लीज आगे से ख्याल रखना, क्योंकि बॉस का गुस्सा हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। ये बोलकर गौतम वहां से चला गया। अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, बॉस का गुस्सा, माय फुट। आखिर समझता क्या है वो डेविल अपने आप को? मैं एक दिन उसे पक्का जान से मार डालूंगी। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, दीदी मुझे तो फिर से भूख लग गई। अलीशा की बात सुनकर अयाना ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो कमरे में, हम खाना वहीं मंगवा लेंगे। अगर यहाँ पर डेविल ने हमें देख लिया तो खामखा हमारी खटिया खड़ी कर देगा। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और अलीशा के लिए वहां पर खाना मंगवा लिया। उसे सिर्फ ऑर्डर देने की देर थी और उनके मनपसंद पकवान तैयार होकर कमरे में आ जाते थे। बेशक वो दोनों डेविल की कैद में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक शाही जिंदगी जी रही हो। अलीशा खाना खाने लगी और अयाना खिड़की के बाहर दीवार पर सिर टिकाकर देखने लगी। अलीशा खाना खाते हुए अयाना से बोली, दीदी क्या सोच रही हो? अयाना ने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किए हुए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सोच रही हूँ कि कैसे जिंदगी हो गई है। कल तक हमारे पास हमारा सब कुछ था और आज कुछ भी नहीं। देखो हम कहाँ और किसके पास हैं? एक डेविल की कैद में, जहाँ हमें हर चीज़ की आज़ादी है फिर भी कैद है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि उस डेविल ने हम लोगों को यहाँ रखा क्यों है। आखिर वो हमसे चाहता क्या है? क्या वो हमें जान से मारना चाहता है? क्या किसी तरह का कोई बदला लेना चाहता है? आखिर चाहता क्या है? ऑफ कोर्स वो हमें इस ऐशो आराम की जिंदगी में मजे करने के लिए तो यहाँ नहीं लेकर आया होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीशा हंसते हुए बोली, वो क्या चाहता है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। पता है जब डेविल मेरे कमरे में आया था तो उसने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मैं जो चाहे यहाँ पर कर सकती हूँ। अलीशा की बात सुनकर अयाना थोड़ा हैरानी से अलीशा की तरफ देखते हुए बोली, क्या उसने ऐसा कहा था? अलीशा हाँ में अपना सर हिला देती है। अयाना कंफ्यूज थी कि आखिर इस डेविल का चक्कर क्या है, कैसा इंसान है ये, कितना कंफ्यूजिंग है, कितना सस्पिशियस। भला अपने कैदियों को इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कौन देता है? अयाना खिड़की के बाहर देखते हुए सोच में डूबी थी। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने उसका ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वो उन लोगों को देखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बंगले में कुछ पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, साथ में कई कांस्टेबल भी थे। पुलिस को देखकर अयाना की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। वो खुद में बुदबुदाई, पुलिस, ओह माय गॉड, बंगले में पुलिस आई है। क्या ये डेविल को अरेस्ट करने आई है? हाँ हो सकता है। आखिर उसने इतने बुरे काम जो किए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कभी पकड़ा भी ना जाए? क्या सच में आज डेविल अरेस्ट हो जाएगा? क्या हम आजाद हो जाएंगे? ओह माय गॉड, काश ऐसा ही हो। अयाना अपने मन ही मन में बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे इंस्पेक्टर के पास जाना चाहिए, उसे सारी बात बतानी होगी कि हमें डेविल ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी की नजर तो मुझ पर पड़ ही जाएगी। तभी अचानक अयाना की नजर बालकनी में पड़ी और वो कुछ सोचने लगी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे एक जबरदस्त आइडिया सूझा। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगी और खिड़की पर टंगे पर्दों को निकालने के लिए टेबल पर चढ़ गई। अयाना की ऐसी हरकत देखकर अलीशा हैरान और कंफ्यूज हो गई। अलीशा अयाना से बोली, दीदी ये क्या कर रही हो? आप खिड़की के पर्दे क्यों उतार रही हो? अयाना पर्दे उतारने की कोशिश करते हुए बोली, हमारे यहाँ से बाहर निकलने की जुगाड़ कर रही हूँ, बस एक बार ये पर्दे उतर जाए, मुझे जल्दी से जल्दी इस कमरे से बाहर जाना है, हमारे लिए मदद आई है। अयाना की बात सुनकर अलीशा और ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मदद की बात कर रही है। क्या आज अयाना का भागने का प्लान होगा कामयाब? क्यों आई थी पुलिस कबीर के घर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अयाना के पास अलीशा को समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उसने फटाफट पर्दे उतारे, उन्हें आपस में एक दूसरे से बांधा और बालकनी में आ गई। अलीशा भी भागकर अयाना के पास बालकनी में आई, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रही है। अलीशा अयाना से बोली, दीदी आप क्या कर रही हो? अयाना पर्दे के एक कोने को बालकनी से बांधते हुए गार्डन में पुलिस को दिखाते हुए बोली, वो देखो अलीशा, वहाँ पर इंस्पेक्टर आए हैं। अगर मैं किसी तरह उन तक पहुँच पाऊँ और उनसे मदद मांगूँ तो वो हमारी मदद कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने में। अलीशा गार्डन में खड़े इंस्पेक्टर की तरफ देखती है। वहाँ कई इंस्पेक्टर और कांस्टेबल खड़े थे। अलीशा अयाना की तरफ देखकर बोली, लेकिन दीदी मेरे भाई समर्थ। अयाना अलीशा का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एक बार मैं इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाऊं और उनसे मदद मांगूं तो फिर वो तुम्हारे भाई को भी ढूंढ निकालेंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, जिसके लिए मुझे उनसे मदद मांगनी ही होगी। अलीशा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अयाना अलीशा से बोली, मैं फटाफट उनके पास जाती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, मैं उनसे मदद लेकर आती हूँ। अयाना फटाफट बालकनी में पर्दे का एक कोना बांधती है और धीरे धीरे बालकनी से नीचे ग्राउंड पर उतरने लगती है। अलीशा अपनी सिंड्रेला को हाथ में लेकर अयाना को जाते हुए देख रही थी। अयाना को काफी डर भी लग रहा था कि कहीं उसे कोई देख न ले, लेकिन उसके अंदर एक जुनून भी था कि आज वो यहाँ से निकल कर ही रहेगी। जैसे तैसे इधर उधर देखते हुए अयाना बालकनी से नीचे कूदी, फिर वो छुपते छुपाते इंस्पेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी।
ये करते वक्त वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि वो किसी की नजरों में ना आए। वो चारों तरफ देखते हुए छुपते छुपाते आगे बढ़ रही थी। अगर वहाँ वो किसी की नजरों में आ गई तो वो इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी। अयाना आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर कुछ गार्ड्स पर पड़ी जो बंदूक लेकर वहाँ आसपास सिक्योरिटी में खड़े थे। अयाना फटाक से एक झाड़ी के पीछे छुप गई और उन गार्ड के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगी। इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल वहीं पर खड़े थे। अयाना के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो बस किसी भी तरह से उन तक पहुंचना चाहती थी। वो ये जानती थी कि ये काम उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसे ये रिस्क उठाना ही था, उसके लिए और अलीशा की आज़ादी के लिए। जब गार्ड्स वहाँ से थोड़ा आगे पीछे हो गए और उनका ध्यान नहीं था तो अयाना बचते बचाते वहाँ से निकल गई। जल्दी ही वो भागते हुए चारों तरफ देखते हुए गार्डन में पहुंची। इंस्पेक्टर वहीं पर खड़ा था। जब उसकी नजर अपनी तरफ भागती हुई एक लड़की पर पड़ी तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अयाना भागकर इंस्पेक्टर के पास आई और घबराई हुई आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, थैंक गॉड, इंस्पेक्टर प्लीज हमारी मदद कीजिए। अयाना की बात ने इंस्पेक्टर को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अयाना इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर, इस बंगले में एक आदमी है, कबीर डोंगरा नाम का। वो एक बहुत बड़ा माफिया मैन है। वो बहुत सारे इलीगल काम करता है। उसने मुझे और मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। इंस्पेक्टर प्लीज, उसने छोटी सी बच्ची के भाई को भी कहीं पर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ। हमारी मदद कीजिए इंस्पेक्टर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अयाना बोलती रही, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखता रहा। तभी अचानक इंस्पेक्टर एकदम से सीधा खड़ा हो गया। वो अपनी टोपी उतारकर झुकते हुए ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर डोंगरा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अयाना अपनी जगह पर जम गई। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य ने अपने ऑफिस में एंट्री की। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ साथ कैबिन की तरफ आया। अगस्त्य कैबिन में एंट्री करने से पहले अपने असिस्टेंट से बोला, मुझे कुछ देर आराम करना है, मेक श्योर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारी नेक्स्ट मीटिंग कितनी देर में है? कैबिन के अंदर आकर अगस्त्य अपना कोट निकालने लगा। असिस्टेंट शेड्यूल चेक करके बोला, अब से ठीक 2 घंटे बाद सर, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो पोस्टपोन किया जा सकता है। अगस्त्य ने सोफे पर लेटकर जवाब दिया, ऑलराइट, नाउ गो एंड डोंट डिस्टर्ब मी। असिस्टेंट वहाँ से जाने से पहले बस इतना बोला, ओके सर। उसके बाद वो कैबिन का दरवाजा बंद करके चला गया। अगस्त्य ने अपनी एक बाजू को अपनी आंखों पर रख लिया ताकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और उसे नींद आ जाए। जैसे ही वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, उसे शुभी का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगा। शुभी की मासूमियत, उसकी मुस्कान, उसकी खिलखिलाती हंसी जो उसे कई गुना खूबसूरत बनाती थी। जाने अनजाने शुभी का खिलखिलाता चेहरा देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। जब उसने शुभी का बदला हुआ रूप देखा तो मन बेचैन हो गया। उसकी आंखों में आंसू। वो प्रपोज करते टाइम जब उसने उसका दिल तोड़ा, उस वक्त उसकी आंखों का दर्द, उसका टूटना, जब उससे जबरदस्ती शादी की तो उसका डरना, भागना, रोना, गिड़गिड़ाना, और उस रात जब वो शराब पीकर उसके साथ वो सब करने ही वाला था तो उसकी कपकपाती आवाज में अपनी माँ का नाम लेना। अगस्त्य तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी और घुटन होने लगी। उसने अपनी शर्ट के ऊपर की बटन खोल दी ताकि खुलकर सांस ले सके। फिर वो उठकर बाथरूम में चला गया। अंदर से अगस्त्य बड़े ही अजीब इमोशन से जूझ रहा था। वो पानी से अपने मुंह, अपनी आंखों को कई बार लगातार धो रहा था। जब वो थक गया तो रुक गया। कुछ देर यूं ही अजीब नजरों से आईने में खुद को देखता रहा, फिर तुरंत अपनी नजरें घुमा दी, क्योंकि आईने के प्रतिबिंब में उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो नहीं देखना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसे बाहर कोई सोफे पर बैठा मिला। उसे देखते ही अगस्त्य चौंक गया। तुम यहाँ? वहीं दूसरी तरफ अयाना के चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने मिस्टर डोंगरा का नाम लिया, अयाना के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसने धीरे से पलटकर देखा तो उसके पीछे कबीर खड़ा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। कबीर को देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कबीर वहां पर पहुंच जाएगा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर उसे ग्रीट करेगा। कबीर को देखकर अयाना का गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। कबीर उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। कबीर चलकर आगे आया। अयाना काफी नर्वस होकर खड़ी रही। इंस्पेक्टर कबीर को ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर डोंगरा, हम यहाँ पर आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। अयाना पर से अपनी नजर हटाने के बाद कबीर इंस्पेक्टर को ग्राउंड में लगी कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, बैठकर बातें करते हैं। अयाना की तरफ एक आखिरी बार नजर मारकर कबीर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर भी उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बाकी सब कांस्टेबल हाथ बांधकर खड़े रहे। इंस्पेक्टर कबीर के सामने ऐसे झुक रहा था जैसे कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि कबीर का कोई गुलाम हो। ये देखकर अयाना की हैरानी का ठिकाना नहीं था। कहाँ वो उस इंस्पेक्टर की मदद मांगने आई थी और कहाँ ये इंस्पेक्टर कबीर के तलवे चाटने में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कबीर से कहा, मिस्टर डोंगरा, कल ही हमारी पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आए थे। उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपने उनकी फैमिली को गायब करवाया है। यही बात बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, स्पेशली आपसे मिलने के लिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कबीर के हाव भाव थोड़े सीरियस हो गए। कौन है वो लोग? इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। अपनी पूरी आइडेंटिटी तो उन लोगों ने नहीं बताई, लेकिन शायद जिनके लिए कंप्लेंट लिखवाने आए थे उनके फैमिली मेंबर्स हो। कबीर के हाव भाव अचानक खराब होने लगे। इंस्पेक्टर कबीर से बोला, मिस्टर डोंगरा, आप चिंता मत कीजिए, हमने उन लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखी है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो लोग किसी बड़ी पोजीशन के ऑफिसर के पास जाएंगे अपनी कंप्लेंट लेकर। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। अगर वो लोग किसी बड़े ऑफिसर के पास चले गए तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कबीर अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर सिगरेट अपने मुंह में रखकर उसे जलाते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हम तो आपके लिए काम करते हैं। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है तब तक हमें अपनी नौकरी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आगे तो आप सब कुछ संभाल ही लेंगे। सिगरेट का एक जोरदार कश लेने के बाद कबीर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, जब जानते हो तो इतना घबराने का रीजन क्या है? चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं आएगी। और जिन लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई है उनकी शक्ल सूरत की फोटोज और कुछ डिटेल्स मेरे आदमियों को भेज देना। आगे क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूंगा। इंस्पेक्टर खड़ा होकर कबीर के सामने झुकते हुए बोला,
ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। हैव अ नाइस डे। कबीर ने सिगरेट फूंकते हुए इंस्पेक्टर को वहां से चले जाने का इशारा किया। इंस्पेक्टर अपने सारे कांस्टेबल के साथ वहां से चला गया। अयाना वहीं खड़ी थी, गुस्से से अपने दांत पीसते हुए इंस्पेक्टर को देख रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि साला कमीना, इसने ये वर्दी देश की रक्षा के लिए पहनी थी या इस डोंगरे जैसे इंसान की दलाली के लिए? क्या यार, कानून पर भी भरोसा नहीं रहा अब तो। अब क्या दुनिया में ऐसे गुंडे राज चलाएंगे? तभी अयाना की नजर कबीर पर पड़ती है, जो सिगरेट का कश लेते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी बर्फ सी ठंडी नजर देख अयाना का दिल कांप उठा। क्या सजा देगा कबीर अयाना को उसकी गलती की? आखिर क्या चीज है ये कबीर डोंगरा कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो गए और वो इधर उधर नजरें चुराने लगी। शिट, आज तो रंगे हाथों पकड़ी गई तू अयाना। ये डेविल तो तेरी चटनी बना देगा। अगर आज जिंदा बच गई ना तो अगली बार का फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगी यहाँ से भागने का, और पुलिस वालों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी। तभी कबीर ने चुटकी बजाई। गौतम भागता हुआ कबीर के पास आया और उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यस बॉस, कबीर गौतम से बोला। इंस्पेक्टर से कुछ डिटेल निकालो, हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वालों की जरा अच्छे से खातिरदारी करवाओ। गौतम कबीर की बात का मतलब समझते हुए बोला। डोंट वरी बॉस, आई विल हैंडल इट। गौतम जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अयाना की तरफ देखा और अयाना ने उसकी तरफ। अयाना सोच रही थी कि कैसा आदमी है ये, दिखने में तो नहीं लगता कि ये बुरा है, फिर कबीर के सामने ऐसे गुलाम की तरह क्यों खड़ा है और उसकी हर बात ऐसे कैसे मान लेता है। गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सिगरेट पीने के बाद कबीर सोफे से खड़ा होता है, सिगरेट को जमीन पर फेंका और अपने जूतों से 3-4 बार मसला। अयाना अपनी जगह पर खड़ी थी। कबीर चलकर अयाना के पास आया। कबीर को अपनी तरफ आता देख अयाना का दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगा और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। अयाना अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। वो कबीर को काफी नफरत भरी नजरों से देख रही थी। अयाना की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखकर कबीर के होठों पर तिरछी सी मुस्कान आ गई। अयाना के पास आकर कबीर ने कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि यहाँ से भाग जाओगी? अयाना गुस्से से बोली, वो तो एक दिन मैं भाग कर रहूंगी, तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ कैद नहीं रख पाओगे। कबीर हंसते हुए बोला, वैसे कोशिश अच्छी थी पर नाकाम रही, लेकिन तुम्हें ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर छोड़ दिया तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। कबीर की बात सुनकर अयाना के होश उड़ गए। सजा? कबीर मुस्कुराकर बोला, हाँ सजा। थोड़ी देर बाद अयाना एक बड़े से मैदान में भागती हुई पसीने में लथपथ थी। अयाना बहुत गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वहीं कबीर एक जगह पर आराम से अपने ऊपर एक बड़ी सी छतरी की छांव में नीचे एक बड़ी सी चेयर पर पैर पसार कर बैठा हुआ था। वो हाथ में नारियल लेकर उसमें स्ट्रॉ डालकर नारियल पानी को एंजॉय कर रहा था। फिर कबीर चिल्लाकर बोला, कुछ कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। कबीर की बात सुनकर अयाना को और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो भागना जारी रखती है। उसे देखकर कबीर चिल्लाकर बोला, थोड़ा तेज भागो। अगर इसी तरह कछुए जैसे भागती रही तो कब 500 चक्कर पूरे करोगी? जल्दी करो, तुम पर नजर रखने के अलावा भी बहुत काम है मेरे पास। कबीर की बात सुनकर अयाना और भी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। हाँ, देश का प्रधानमंत्री जो है, लोकसभा में जाकर देश के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। लोगों को मारने के अलावा कोई और काम है इस कमीने के पास? उसके बाद अयाना आसमान की तरफ देखकर दौड़ते हुए बड़बड़ाई, भगवान, ऐसे कौन से बुरे काम कर दिए थे मैंने जो तुमने मेरी जिंदगी की ऐसी बैंड बजाई है? इससे अच्छा होता कि डेविल मेरी फैमिली के साथ मुझे भी मार देता। कम से कम ये रोज रोज का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। आप मुझे इसे मारने का मौका दे रहे हो या नहीं? आपको देना ही होगा। इस कमीने को खत्म किए बिना मैं आपके पास नहीं आने वाली, बता रही हूँ। छतरी के नीचे कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा मस्त अपने नारियल पानी को एंजॉय करते हुए कबीर सामने के नजारे का मजा ले रहा था, खासकर अयाना की हालत का। वो जानता था कि अयाना उससे कितनी नफरत करती है। वो फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा भी थी और लगातार भागे जा रही थी, क्योंकि कबीर ने उसे सजा के तौर पर ग्राउंड में 500 चक्कर लगाने को कहा था। तभी एक आदमी कबीर के पास आया और उसके कान में हल्के से कुछ फुसफुसाया। कबीर नारियल पानी खत्म करने के बाद नारियल को फेंक दिया और चेयर से खड़ा होकर जोर से अंगड़ाई ली। आखिरी बार उसने अयाना को भागते हुए देखा, अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर अपने फोन को लेकर वहां से चला गया। अयाना ने डेविल को जाते हुए देखा तो उसकी आंख में अचानक से चमक आ गई। डेविल जा रहा है, थैंक गॉड। तभी वो भागते भागते रुक गई, थोड़ा आराम करने के लिए। उसकी सांसें फूल गई थी। अयाना तेज तेज सांस ले रही थी। तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अयाना एकदम से उछलकर जमीन पर गिर गई। अयाना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे अचानक से चली इस गोली के बारे में कुछ समझ नहीं आया। तभी कबीर जोर से चिल्लाया और अयाना से बोला, किसकी परमिशन से रुकी हो तुम? भागना जारी रखो, वरना ये गोली इस बार निशाना नहीं चुकेगी। अयाना अपनी दांत पीसते हुए फिर से खड़ी हुई और भागना शुरू कर दिया। कबीर ने एक नटखट शैतानी सी मुस्कान के साथ गन के ऊपर वाले हिस्से पर फूंक मारते हुए गन को वापस अपनी पैन के पीछे की तरफ टांग लिया, फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य जब बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि उसके कैबिन में सोफे पर अनामिका बैठी हुई थी। अचानक अनामिका को वहां देखकर अगस्त्य थोड़ा हैरान होकर आगे आकर बोला, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनामिका सोफे से खड़ी होकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए बोली, अगस्त्य मैं तुमसे मिलने आई थी। अगस्त्य वापस सोफे के पास आकर उस पर बैठ गया। मुझसे मिलने? कोई इंपॉर्टेंट काम था? अनामिका मुस्कुराकर अगस्त्य के पास आई और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। अगस्त्य को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस नॉर्मली अपनी जगह पर बैठा रहा। अनामिका प्यार से अगस्त्य की थाई पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, हमें काफी टाइम हो गया है एक साथ कहीं बाहर जाए हुए, आज क्लब चलते हैं, इसी बहाने एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिता लेंगे। अगस्त्य अनामिका के हाथ को थोड़ा पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। अनामिका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नॉर्मल बिहेव किया। अगस्त्य थोड़ी नॉर्मल आवाज में अनामिका से बोला, देखो अनामिका, ऑफिस में मुझे बहुत काम है और पीयूष को भी तो ढूंढना है। मेरे पास अभी इतना खाली वक्त नहीं है कि मैं क्लब में जाकर एंजॉय करूँ। तुम जानती हो मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में एंजॉय करने का तो सवाल ही नहीं उठता।
अनामिका अगस्त के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, एंजॉय ना सही, अपने गम को थोड़ा हल्का करने के लिए चल पड़ो। मैं काफी टाइम से सोच रही थी तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने के लिए, पर तुम्हारे पास आजकल मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। अगस्त प्लीज मेरे साथ चलो, आई रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। अनामिका जिद करने लगी, इसीलिए अगस्त एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर अनामिका बहुत ज्यादा खुश हो गई। ओह रियली, थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच। अगस्त ने अनामिका से बोला, पर पहले मुझे अपने ऑफिस का सारा काम निपटाना होगा, उसके बाद ही मैं चल सकूंगा। अनामिका मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है, हम रात को 8 बजे चलते हैं, तब तक तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा ना। अगस्त ने हल्के से सिर हिला दिया, हाँ मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अनामिका ने मुस्कुराकर अगस्त्य को हक करके उसके गाल पर किस कर लिया। अगस्त्य को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अनामिका अक्सर ऐसा करती थी। वो सोफे से खड़ी होकर बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, हम रात को मिलते हैं। अगस्त्य हल्के से अपना सिर हिला दिया और अनामिका मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। इधर शाम को अयाना भागते भागते बुरी तरह से थक चुकी थी और उसकी सांस भी फूल रही थी, लेकिन कबीर अब भी वहाँ पर बैठा हुआ था, उसे देख रहा था। वो फटाफट अपना काम खत्म करके वापस उसी जगह पर आकर बैठ गया और अयाना के मजे ले रहा था। अयाना इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। उसके अभी भी 50 राउंड बाकी थे। उसने 450 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, जो कि बहुत इंप्रेसिव था। जब अयाना रुक गई और जमीन पर बैठ गई तो कबीर अयाना से चिल्लाकर बोला, रुक क्यों गई, अभी 50 बाकी है, चलो खड़ी होकर शुरू करो। अयाना भी तेज तेज सांस लेते हुए चिल्लाकर बोली, मैं और नहीं भाग सकती, मैं थक गई हूँ, मैं एकदम नहीं चल सकती। कबीर अपनी गन निकालकर सामने टेबल पर खटखट करने लगा। अयाना ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे नहीं भागना। मैंने कह दिया, मैं नहीं भागूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे इंसान हो तुम, अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा रहे। अयाना की बात सुनकर कबीर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, तो तुम पक्का नहीं भागने वाली हो। अयाना मना करते हुए बोली, 100% बिल्कुल नहीं हिलूंगी अपनी जगह से। कबीर तिरछी सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अपनी बात पर कायम रहना। अयाना को समझ नहीं आता कि कबीर के ऐसा बोलने का मतलब क्या था। कबीर कुछ भी बेमतलब नहीं बोलता, उसकी बातों के पीछे कोई बड़ा मतलब होता है। अयाना कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले ही कबीर अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। थोड़ी ही देर में गार्ड्स एक कुत्ते को लेकर आते हैं जो जंजीरों से बंधा हुआ था। अयाना थोड़ा कंफ्यूजन में उन लोगों की तरफ और कबीर की तरफ देखती है। वो चिल्लाकर कबीर से बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो, देखो तुम जो करो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भागने वाली हूँ, अब मैं और नहीं भाग सकती। कबीर हल्के से मुस्कुराकर बोला, वो तो अभी पता चल जाएगा। क्या कबीर ने ठान लिया था वो अयाना की जान लेकर रहेगा? और क्या है अनामिका का प्लान, जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और गार्ड्स ने उसके इशारे को समझकर कुत्ते के गले से बेल्ट निकाल दिया। कुत्ता काफी गुस्से में लग रहा था, जोर जोर से भौंकता हुआ अयाना की तरफ दौड़ कर आया। ये देखकर अयाना के हाथ पैर फूल गए और वो चिल्लाई, ओह शिट। वो फटाफट जमीन से खड़ी हुई और तेज स्पीड में भागने लगी। कुत्ता ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा पपी था, लेकिन अयाना को कुत्ते से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे वो उसकी तरफ भागकर आ रहा था, अयाना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बस भागे जा रही थी। कुत्ता अयाना के पीछे भौंकते हुए भाग रहा था। अयाना को ऐसा भागता हुआ देख कबीर को बड़ी जोर से हंसी आ रही थी और वो अंगूर की प्लेट से अंगूर खाकर इस नज़ारे को एंजॉय करने लगा जैसे कोई कॉमेडी मूवी चल रही हो। रात को अगस्त्य घर आया। वो अपने रूम में गया और देखा कि उसका रूम खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। अगस्त्य अब सीधा बाथरूम गया और नहा धोकर तैयार हो गया। उसे आज अनामिका के साथ क्लब जाना था। वो जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसकी लाइफ में पहले ही बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन अनामिका की बात को मना भी तो नहीं कर सकता था। शुभी कमरे में नहीं थी। अगस्त्य को पता नहीं था कि वो कहाँ थी और ना ही उसने जानने की कोशिश की। शुभी गार्डन में थी। वो सब्जियों की देखभाल कर रही थी और ताज़ा सब्जियों को तोड़कर इकट्ठा भी कर रही थी। मदन काका उसकी मदद कर रहे थे, या यूँ कहें कि शुभी मदन काका की मदद कर रही थी। मदन काका अपना काम जारी रखते हुए शुभी की तरफ देखकर बोले, अरे बिटिया, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कर लूँगा। बेटा, इनमें कुछ पौधे और उनके पत्ते थोड़े नुकीले हैं, तुम्हें चुभ जाएंगे। शुभी ने कुछ सब्जियों को चेक करके अच्छी अच्छी सब्जियों को निकालते हुए बोला, मदन काका, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। क्या हुआ अगर मैंने पहले ये काम नहीं किया? सब कुछ करने से ही तो सीखा जाता है, मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मदन काका ने गहरी सांस ली और बोला, तुम नहीं मानोगी, चाहे मैं तुम्हें कितना भी क्यों ना बोलूं, तुम और समायरा एक नंबर की जिद्दी लड़कियां हो। हमेशा वो काम करना जो तुम्हें ना करने के लिए कहा जाए। समायरा का जिक्र सुनते ही अचानक शुभी के चेहरे पर उदासी छा गई, पर उसने अपनी उदासी को थोड़ा कंट्रोल किया और अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद सब्जियां कलेक्ट करने के बाद शुभी मदन काका से बोली, काका मैं जा रही हूँ, मैंने सब्जियां ले ली हैं, जाकर फटाफट खाना बना देती हूँ। ऐसे भी अगर से आता ही होगा और अगर वो भूखा रहा तो खामखा उसके अंदर का शैतान जाग जाएगा। ठीक है बिटिया, मैं ज़रा यहाँ काम निपटा लेता हूँ, कुछ पौधों में खाद डालनी है, उसके बाद आकर किचन में तुम्हारी मदद करता हूँ। मदन काका को काम करता छोड़कर अपनी साड़ी को थोड़ा ठीक से संभालते हुए शुभी ने सब्जियों का थैला उठाया और गार्डन से निकलकर बंगले की तरफ जाने लगी। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी बंगले के आगे आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज़ सुनकर शुभी ने पलट कर देखा। वो गाड़ी एक बड़ी सी लग्जूरियस कार थी और शुभी को पहचानने में देर नहीं लगी कि वो कार किसकी थी। उस कार से किसी ने एक पैर बाहर निकाला और फिर पूरी की पूरी लड़की बाहर आ गई। वो गाड़ी अनामिका की थी। अनामिका ने एक बहुत महंगी ड्रेस पहन रखी थी। गाड़ी से उतरकर वो चाबी से गाड़ी को लॉक करती है, बहुत स्टाइल के साथ चलकर बंगले की तरफ आती है। शुभी अनामिका को बस देखती रही।
थोड़ी अजीब नजरों से। अनामिका ने जब शुभी को देखा तो वो उसके पास रुक गई और बोली, हेलो शुभी, कैसी हो तुम? शुभी ने अनामिका को थोड़ा इग्नोर करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी कि तभी अनामिका बोल पड़ी, सुना है अगस्त्य ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है और अब उन सारे नौकरों का काम तुम्हें अकेले करना पड़ रहा है। अनामिका की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो शुभी पर ताने कस रही हो। शुभी अपनी जगह पर रुक गई। उसे अनामिका की बातों से चिढ़ होने लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। अनामिका हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और शुभी को छेड़ने लगी, बहुत तकलीफ होती होगी ना तुम्हें, इतने बड़े बंगले में नौकरों की तरह काम करते हुए। कहाँ तुम बड़े से बंगले में राजकुमारी की तरह रहती थी, जहाँ बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले तुम्हारे पैरों में मखमल की चप्पल आ जाती थी। और कहाँ अब, खैर सब अपने कर्मों की ही सजा है। अगर तुम्हारे भाई ने वो हरकत ना की होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। बड़ा सेल्फिश था तुम्हारा भाई, समायरा का ऐसा हाल करके 500 करोड़ के हीरे लेकर फरार हो गया और तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुम्हें छोड़ गया यहाँ अपने हिस्से की सजा भुगतने के लिए। अनामिका के ताने अब बहुत ज्यादा हो गए थे, जो शुभी की बर्दाश्त से बाहर होने लगे थे, खासकर वो ताना जो उसके भाई पर मारा था। शुभी ने थोड़े गुस्से भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखा और बोली, सुभान संभाल कर बात करो अनामिका, खबरदार अगर मेरे भाई के बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात बोली तो तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने भाई के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस पर लगे इल्जाम अभी साबित नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक शक है। इस बात पर अनामिका हंसते हुए बोली, किस वहम में जी रही हो तुम? तुम्हारा भाई इतना बड़ा कांड करके भाग गया और तुम अब तक अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा किए हुए हो। तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारा भाई भरोसे के लायक है? समायरा ने खुद पीयूष का नाम लिया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो उसी ने किया है, वरना तुम्हें क्या लगता है अगस्त्य ऐसे ही मान गया कि सब कुछ पीयूष का किया धरा है, जबकि वो तो पीयूष पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा करता था। आज उसका प्यार, उसका भरोसा सब कुछ बेइंतहा नफरत में बदल गया है। नफरत करता है वो तुमसे और तुम्हारे भाई से भी। ये बोलकर एक डेविल सी मुस्कान के साथ शुभी को देखकर अनामिका बंगले के अंदर चली गई। सब्जियों के थैले पर शुभी की पकड़ मजबूत हो गई और उसकी आंखें बहुत डार्क हो गई और वो कड़वी आवाज में बोली, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। जिस दिन समायरा होश में आ जाएगी उस दिन वो खुद इस बात की गवाही देगी और फिर तुम्हारे और अगस्त के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ेगा कि तुम लोग याद रखोगे। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, कोई करे ना करे, लेकिन उनकी बहन अपनी आखिरी सांस तक उन पर भरोसा करेगी। तो देखा कि अगस्त्य सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। उसने नॉर्मल जींस शर्ट और ऊपर एक जैकेट पहन रखी थी। कपड़े फॉर्मल हो या कैजुअल, उस पर बहुत अच्छे लगते थे। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वो कपड़ों से नहीं, कपड़े उससे ज्यादा चमकते थे। अनामिका मुस्कुराते हुए अगस्त्य के पास आई और बोली, अगस्त्य बेबी यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अनामिका ने अगस्त्य को हक किया और उसके गाल पर किस कर दिया। अगस्त्य की नजरें शुभी पर पड़ी, जो उन्हें इस तरह गले लगे हुए और अनामिका को उसे किस करता देखकर भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगस्त्य ने शुभी से अपनी नजरें फेर ली और अनामिका की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर अनामिका के बालों को उसके कानों के पीछे किया और बोला, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, डैम हॉट। अगस्त्य की बात सुनकर अचानक अनामिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसके गाल लाल हो गए। अनामिका बोली, सीरियसली थैंक यू। अनामिका ब्लश करने लगी। उसे लग रहा था कि अगस्त्य उसकी खूबसूरती पर फिदा है। आज उसने उसके हॉट लुक को कैरी किया था, मतलब इतने घंटे उसका पार्लर में बिताना कामयाब हुआ। पर वो कहाँ जानती थी कि अगस्त्य ये सब सिर्फ शुभी को सुनाने के लिए बोल रहा था। लेकिन वो क्यों सुनाना चाहता था शुभी को? क्या इसीलिए क्योंकि शुभी ने कभी उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी और अब वो शुभी को हर्ट करना चाहता था? बहुत ज्यादा हर्ट। सच में जब हम किसी इंसान को यह एहसास दिला देते हैं कि वो हमारे लिए कितना कीमती है और हम उसके बिना जी नहीं सकते, तो वो इंसान एक मौका नहीं छोड़ता हमारी जान निकालने का, हमें अंदर ही अंदर मार डालने का, हमारी जज्बातों को अपने पैरों के नीचे कुचलने का। यही इस वक्त अगस्त्य भी कर रहा था। जब अगस्त्य ने शुभी की तरफ देखा तो उसे अपनी चाल कामयाब होती दिखाई दी, क्योंकि शुभी का चेहरा हल्का सा उतर गया था। उसने दोनों की तरफ नहीं देखा और किचन की तरफ जाने लगी। अनामिका ने अगस्त्य से कहा, बेबी आर यू रेडी? आज हम लोग डैड के फेमस डांस बार में जाने वाले हैं। मैं वहाँ तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से भी मिलवाने वाली हूँ। सब लोग तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। आज पूरी रात हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। अगस्त्य ने जब देखा कि शुभी वहां से चली गई तो उसके चेहरे के हाव भाव नॉर्मल हो गए। उसने बस हल्के से अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है चलो। अनामिका को यह अजीब लगा कि जो अगस्त्य अब तक उसके इतने करीब होकर उसकी तारीफ कर रहा था, उसके हाव भाव और आवाज अचानक इतने बदल कैसे गए? पर उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अगस्त्य की बाहों में बाहें डालकर वो बंगले के बाहर चली गई और दोनों गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गए। उधर अयाना बड़ी खराब हालत में वापस बंगले में आई। 500 चक्कर काटकर वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसके पैर भी कांपने लगे थे। अपने पैरों को जैसे तैसे घसीटते हुए अयाना चल रही थी। एक एक कदम इस वक्त उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सांस भी फूली हुई थी, जो अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। कबीर के कुछ आदमी अयाना को थोड़ा सहारा देकर आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। अयाना उनकी मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त अपने शरीर को अपना साथ छोड़ता देख मजबूरी में उसे उनकी मदद दिल पर पत्थर रखकर लेनी ही पड़ी। कबीर ने हाथ में उस छोटे से पपी का पट्टा पकड़ा और उसे बंगले के अंदर ले आया। ये देखकर अयाना घबरा गई। क्या आज खत्म होगी उसकी सजा? क्या शुभी को अब भी होती है अनामिका से जलन? क्या था अगस्त्य का मकसद उसे जलाने के पीछे? जानने के लिए सुनिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर के कुछ आदमी अयाना को थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। अयाना उनकी मदद लेना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त अपने शरीर को साथ छोड़ता देख मजबूरी में उसे उनकी मदद दिल पर पत्थर रखकर लेनी ही पड़ी। कबीर ने हाथ में उस छोटे से पपी का पट्टा पकड़ा हुआ था और उसे बंगले के अंदर ले आया। अयाना उस पपी को देखकर बुरी तरह से घबरा उठी। ये वो पपी था जो अयाना के पीछे भाग रहा था,
जिसने आयाना की रेस कंप्लीट करने में उसकी मदद की थी। कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक नटखट सी मुस्कान। उस पपी ने जब आयाना को देखा तो वो एक बार फिर जोर जोर से भौंकने लगा। आयाना इतनी हड़बड़ा गई कि वो जमीन पर गिर गई। तभी वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि वो पपी कबीर के हाथ में पकड़ी बेल्ट से बंधा हुआ था तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। पर आयाना की ऐसी हालत देखकर कबीर बहुत एंजॉय कर रहा था। आयाना को लगा कि शायद उसने पपी को फिर से उसके ऊपर छोड़ दिया था, इसीलिए वो अपना बैलेंस खो बैठी। उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की। उसने कबीर की तरफ देखा, जो उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने उसे सजा देकर कोई जंग जीत ली हो, या उसे तड़पते देखकर उसे बहुत मजा आ रहा हो। उसके चेहरे पर ये मुस्कान देख आयाना का खून इतना खौला कि उसका मन कर रहा था कि अभी उसके पास जाकर उसके चेहरे से ये मुस्कान उखाड़ फेंके। हालांकि वो इस मुस्कान के साथ काफी हैंडसम लग रहा था, क्योंकि उसकी डेविल पर्सनालिटी पर ये डेविल सी मुस्कान चार चांद लगा रही थी। लेकिन आयाना को ना तो उसकी शक्ल पसंद थी और ना ही उसकी ये खतरनाक सी मुस्कान। डॉगी के साथ आगे बढ़ता हुआ कबीर सोफे पर जाकर फैल कर बैठ गया, जैसे कि उसकी आदत थी। तभी अपने हाथ में सिंड्रेला डॉल को लेकर अलीशा सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर कर आई और बोली, आयाना दीदी आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ चली गई थी? कितनी देर हो गई, आप लौट कर ही नहीं आए। आयाना को याद आया कि वो खिड़की से कूदकर पुलिस की मदद लेने के लिए भागी थी। वो पुलिस जो पहले से ही इस कबीर के इशारों पर नाचती थी। क्या बकवास था, उसकी मेहनत तो बर्बाद हुई ही, बदले में उसे सजा भी मिली। कबीर ने अलीशा की बात का जवाब दिया और बोला, बेटा आपकी आयाना दीदी को दौड़ने का बहुत शौक है तो वो जरा जॉगिंग करने गई थी। कबीर की बात सुनकर आयाना अपने दांत पीसने लगी। आयाना को इतना गुस्सा और चिढ़ा हुआ देखकर कबीर को मजा आ रहा था। अलीशा ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने हल्के से आयाना का टॉप पकड़ा, उसका ध्यान अपनी तरफ किया और उसे हल्के से नीचे झुकाया। उसके इशारे को समझते हुए आयाना थोड़ा झुक गई तो अलीशा ने उसके कान में फुसफुसाया, आप तो हमारे लिए मदद लेने गई थी ना, फिर क्या हुआ, मदद मिली या नहीं? अलीशा का सवाल सुनकर आयाना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे पता था कि इस डेविल के होते हुए उन्हें मदद बिल्कुल नहीं मिल सकती। उसके जीते जी ये लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। उसके लिए डेविल का मरना जरूरी था। आयाना कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप फिर से सीधी खड़ी हो गई। कबीर ने अपने दोनों हाथ रिलैक्स कर सोफे के ऊपर टिकाए और बोला, मेरे ख्याल से रात काफी हो गई, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। कबीर का इतना ही बोला था कि आयाना ने अलीशा का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले जाने लगी। लेकिन कबीर यहाँ कहाँ रुकने वाला था। वो बोला, और हाँ। कबीर के ये शब्द सुनकर आयाना के कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। उसने गुस्से भरी नजरों से पलटकर कबीर की तरफ देखा कि वो क्या बोलना चाहता था। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करना चाहता था वो। तभी हल्के से अपने पैर के तलवे को हिलाते हुए कबीर ने आयाना से कहा, तुम्हारी पनिशमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हुई। ये सुनकर आयाना चौंक गई और बोली, खत्म नहीं हुई है मतलब? 500 राउंड लगाए हैं मैंने, अब क्या रह गया है? कबीर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे वो पनिशमेंट नहीं थी, वो तो सिर्फ वार्म अप था कल के लिए। ये सुनकर आयाना कंफ्यूज हो गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सिर्फ एक वार्म अप था? अगर ये वार्म अप था तो असली सजा क्या होने वाली थी? कहीं ना कहीं घबराहट के मारे आयाना का गला सूखने लगा, धड़कनें तेज हो गई और माथा पसीने से भर गया। अब ये डेविल क्या करने वाला था? वो डेविल की तरफ देख रही थी, जो आयाना के एक्सप्रेशंस को शायद पढ़ रहा था। उसके अंदर की घबराहट को इतनी दूर से बैठा हुआ महसूस कर पा रहा था। कबीर ने आयाना के अंदर चल रही कल क्या होने वाला है की क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए बोला, एक्चुअली तुम्हारी सजा ये है कि कल तुम्हें पूरे बंगले की सफाई करनी है, छत से लेकर नीचे ग्राउंड तक। आयाना की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। अलीशा इतनी हैरान हो गई कि अपने हाथ को फटाक से अपने मुंह पर रख लिया। उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उसने आयाना की तरफ देखा, जो शॉक होकर कबीर को देख रही थी। आयाना को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ कबीर एंजॉय कर रहा था। अगले ही पल आयाना के हैरानी के एक्सप्रेशंस गुस्से में बदल गए और वो बोली, क्या कहा तुमने? कबीर ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मैंने कहा कि कल तुम्हें पूरे बंगले की सफाई करनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है तो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कान में बोलूं? अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए अपनी डार्क आंखों के साथ आयाना कबीर को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसकी आंखों से आग निकलेगी और कबीर को जलाकर भस्म कर देगी। पर कबीर उसकी लाचारी को बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो सिर्फ ऐसे घूर कर देख सकती थी। कबीर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को थोड़ा सेट किया, फिर बोला, ऑलराइट देन, गुड नाइट एवरीवन। कबीर जाने लगा कि आयाना गुस्से में तमतमाती हुई बोली, ये तुम्हारा वहम है कबीर डोंगरा, मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई सफाई नहीं करने वाली हूँ। अपने हिस्से की सजा मैं पूरी काट चुकी हूँ और वैसे भी वो कोई मेरे हिस्से की सजा नहीं थी, वो तुम्हारा पागलपन था। तुमने हमें यहाँ पर किडनैप करके रखा है। चाहते क्या हो तुम हमसे? हाँ, अगर तुम्हें हमें मारना होता तो अब तक मार देते। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम हमें मारना नहीं चाहते, फिर हमें यहाँ पर रखकर टॉर्चर क्यों कर रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? आयाना की ये शब्द सुनकर कबीर के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने पलटकर आयाना की तरफ देखा। आयाना अब भी गुस्से में उसे देख रही थी। गुस्से के कारण उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। अलीशा को डर लगने लगा था। वो आयाना का हाथ पकड़कर उसके पीछे हल्का सा छुप गई, पर आयाना को कबीर की डार्क आंखों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। कबीर ने अपने कदम आयाना की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसके डार्क एक्सप्रेशंस और उसकी तरफ बढ़ते कदम देखकर अब पता नहीं क्यों आयाना को भी अफसोस होने लगा था कि उसने ये क्यों बोल दिया। आयाना के चेहरे पर हिम्मत देखकर कबीर के होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठ गया और उसे तिरछी सी मुस्कान के साथ उसके एक्सप्रेशंस और भी कातिलाना और डेविल लगने लगे। वो बोला, सही कहा तुमने, तुम्हें ना मारकर तुम्हें यहाँ लाने का भी मेरा एक मकसद है। मैं तुम्हें यहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आया हूँ, समझी? आयाना गुस्से में बस कबीर को देख रही थी। कबीर ने आयाना से कहा, अगर सुबह तुमने उठकर अपनी दी हुई सजा पूरी नहीं की तो शाम को फिर से ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए तैयार रहना, और इस बार चक्कर डबल होंगे, 500 नहीं
1000। ये बोलकर कबीर वहां से चला गया। आयाना आंखें फाड़कर कबीर को देखती रही। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आदमी बिल्कुल नहीं है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। वहीं अनामिका और अगस्त्य एक साथ क्लब में एंट्री करते हैं। ये क्लब शहर का बहुत बड़ा और बहुत फेमस क्लब था, जो अनामिका के डैड भूपेंद्र कश्यप का था। पूरा डांस बार यंगस्टर्स से भरा हुआ था। बहुत से नौजवान लड़के लड़के आए हुए थे। हर कोई अपने किसी न किसी पार्टनर के साथ मस्ती में झूम रहा था, नाच रहा था। कई लोग साइड में बैठकर ग्रुप बनाकर ड्रिंक्स कर रहे थे। कोई गेम खेल रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। और लोगों का एक झुंड तो स्टेज पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहा था। लड़के लड़कियां नशे में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे, जैसे इन लोगों को दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। अगस्त्या को टीनेजर्स की इन पार्टियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो 30 साल का था। माना कि जवान और हैंडसम है, लेकिन ऐसी बच्चों वाली हरकतें उसे करना पसंद नहीं था। अगस्त्य की बाहों में बाहें डालकर अनामिका ने पूरे क्लब पर नजर डाली। फिर उसने मुस्कुराकर अगस्त्य की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे, जिन्हें देखकर बताया नहीं जा सकता था कि वो यहाँ आकर खुश है या दुखी है। बस नॉर्मल से जीरो एक्सप्रेशंस थे। अनामिका ने अगस्त्य का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए तेज आवाज में चिल्लाए, जिससे लाउड म्यूजिक में भी उसकी आवाज अगस्त्य के कानों तक पहुंच सके। अनामिका अपनी पूरी जान लगाकर बोली, अगस्त्य, क्या हुआ? क्या तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो? देखो ना कितना मजा आ रहा है यहाँ। अनामिका की आवाज सुनकर अगस्त्य उसकी तरफ देखकर बोला, यहाँ पर आना जरूरी था क्या? क्या बहुत शोर है, मेरे पहले से ही सर में दर्द हो गया है। ये सुनकर अनामिका ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से बोली, बस कुछ देर रुक जाओ अगस्त्य राव, फिर तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। आखिर क्या था अनामिका का प्लान? क्या अगस्त्य आ चुका था उसके झांसे में? कैसे बचेगी आयाना कबीर की सजा से? जानने के लिए सुनिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्य की बात सुनकर अनामिका कुछ सोचने लगी और फिर उसने बड़ी अदा से अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कम ऑन बेबी, ये बूढ़ों वाली बातें मत किया करो। वी आर यंग, वी आर अ ब्यूटीफुल कपल। हमें एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहिए, और एंजॉय करने के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह क्या हो सकती है? जरा देखो इन सब लोगों को। क्या तुम इन्हें देखकर बोल सकते हो कि उनकी लाइफ में कोई टेंशन है? ये सब लोग यहाँ पर मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने सारे टेंशन को क्लब के बाहर छोड़ आए हैं। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो सके, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। नॉट फेयर बेबी। अगस्त्य ने गहरी सांस ली और अनामिका से बोला, तुम जानती हो ना मुझे बच्चों वाली चीजें पसंद नहीं है। अनामिका ने तुरंत जवाब दिया, रिलैक्स बेबी, आई प्रॉमिस हम जल्दी चल पड़ेंगे, पर तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से तो मिलवा दूं। वो लोग कब से बेचैन हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, मुझे कब से बोल रहे हैं। अगस्त्य ने क्लब पर एक नजर डालते हुए कहा, यहाँ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? अनामिका ने भी एक नजर डाली और उसे दूर सोफे पर कोने में अपने दोस्तों का झुंड दिखाई दिया। दे आर ओवर देयर, चलो चलते हैं। अनामिका ने अगस्त्य की बाहों में बाहें डालकर उसे क्लब के अंदर ले गए। फिर वो दोनों भीड़ को क्रॉस करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां एक सोफे पर कई लोग बैठे हुए थे। सामने टेबल पर ड्रिंक्स, शराब, सिगरेट के पैकेट्स, न जाने क्या क्या पड़ा हुआ था, और सोफे पर फैलकर बैठे हुए थे कुछ लोग, जिनमें कई लड़के और कई लड़कियां। लड़कियों ने बहुत हॉट मिनी स्कर्ट्स, जीन्स और पता नहीं क्या क्या पहन रखा था, पर अगस्त्य ने किसी को गौर से नहीं देखा। इनफैक्ट वो किसी को देखना पसंद नहीं करता। अनामिका ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हेलो एवरीवन। सब लोग अनामिका को देखकर एक्साइटेड हो गए और बोले, ओह माय गॉड अनामिका, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे तुम लोग यार? अनामिका अगस्त्य के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे क्या बताऊं यार, बस ट्रैफिक। वेल प्लीज मीट माय वुड बी हस्बैंड अगस्त्य राव। ये बोलकर अनामिका ने अगस्त्य को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। अगस्त्य को देखकर लड़कियों के पेट में तो पहले से ही तितलियां उड़ना शुरू हो गई थी। बहुत हैंडसम लग रहा था अगस्त्य। कोई भी लड़की चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। फिर वो लड़कियां उसे टच करने के बहाने से उसके पास आई। अनामिका की एक फ्रेंड ने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर अगस्त्य, आई एम श्वेता। अगस्त्य ने उसे इग्नोर कर दिया और हाथ नहीं मिलाया। वो लड़की थोड़ा ह्यूमिलिएट सा फील करने लगी और अपने हाथ को पीछे हटा लिया। अनामिका को ये चीज बहुत ऑकवर्ड लगी, पर फिर ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम लोगों ने हमारे आने से पहले सारी ड्रिंक्स खत्म कर दी। अरे हम लोगों के लिए तो इंतजार कर लेते यार, हम लोग आ ही तो रहे थे ना। अनामिका के एक दोस्त एक लड़के ने कहा, अरे यार हमें पता नहीं था तुम कब आने वाले और कितनी देर लगेगी, तो सोचा तुम्हारे आने से पहले एक एक शॉट लगा लेते हैं, और तुम आ गए हो तो फिर से मंगवा लेंगे। यहाँ पर कौन सी शराब खत्म होने वाली है, फिलहाल के लिए शराब और जवानी का जोश अनलिमिटेड है। ये सुनकर अनामिका हंसने लगी। तभी वेटर आकर वहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें रख गया और सब पैक बनाकर पीने लगे। अगस्त्य को यहाँ बैठना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर अनामिका की वजह से उसे जबरदस्ती यहाँ बैठना पड़ रहा था। अनामिका ने शराब का ग्लास अगस्त्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो बेबी। अगस्त्य ने मना करते हुए बोला, नहीं मुझे ड्रिंक्स नहीं करनी, मैं ड्रिंक्स नहीं कर सकता, तुम कर लो। इस बात पर अनामिका ने अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कम ऑन स्वीटहार्ट, लिमिट में पी लो ना, मैं कौन सा तुम्हें ज्यादा पीने को बोल रही हूँ, प्लीज हैव इट मेरे लिए। अब अनामिका ने अपना नाम लेकर अगस्त्य को थोड़ा फोर्स किया। अगस्त्य नहीं पीना चाहता था, पर अनामिका उसे कुछ ज्यादा ही फोर्स करने लगी, तो फाइनली उसने एक ग्लास ले लिया। ज्यादा शराब नहीं थी उस ग्लास में, छोटा सा पैक था, बहुत बहुत एक्सपेंसिव और जबरदस्त शराब थी। अगस्त्य थोड़ी थोड़ी करके शराब पीने लगा। म्यूजिक काफी लाउड था। उनके बीच नॉर्मल आवाज में एक दूसरे से बात करना तो लगभग नामुमकिन था, इसीलिए अगर कोई कुछ भी बोलना चाहता था तो उसे थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा था। अब अगस्त्य का ग्लास खत्म हो गया तो उसने उसे नीचे रख दिया। तभी अनामिका ने उसे एक और ग्लास देकर बोला, ये लो बेबी, तुम्हारी ड्रिंक्स खत्म हो गई ना। अगस्त्य ने मना करने की कोशिश की, पर अनामिका ने एक बार फिर से अपना पत्ता फेंक दिया। वो बोली, कम ऑन बेबी, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। अगस्त्य इरिटेट हो रहा था, पर फिर भी उसने अपने इरिटेशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखा। अनामिका के जबरदस्ती करने पर वो एक बार और ग्लास पी गया। अनामिका के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसे अगस्त्य नोटिस नहीं कर पाया। कुछ सेकंड पहले अनामिका जब अगस्त्य के लिए पहला ग्लास बना रही थी तो चुपके से उसने उस ग्लास में एक सफेद रंग की गोली डाल दी थी।
अब वो गोली किस चीज़ की थी, इस बात का तो किसी को पता तक नहीं था। अगस्त्या इस बात से भी अनजान था कि उसे शराब के ग्लास में कुछ डालकर भी पिलाया जा रहा है। ये एक खास ड्रग थी जिसे पीने के बाद आदमी होश हवास खो देता है, फिर वो इंसान नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। इस ड्रग का असर ज़्यादा जल्दी नहीं होता, थोड़ा धीरे होता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होता है। ग्लास खत्म होने के बाद अगस्त्या ने जब उसे नीचे रखा तो अनामिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाया और बोली, चलो बेबी, डांस करते हैं। आई रियली वांट टू डांस विद यू। अगस्त्या कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन शराब पीने के बाद कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पर उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अनामिका उसे अपने साथ स्टेज पर ले गई और खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। यहाँ अगस्त्या अनामिका के जाल में फंस चुका था और वहाँ अयाना अपने कमरे में परेशान हाल में थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे पैर दर्द से टूटे जा रहे हैं और ये शैतान लगता है ये तड़पा तड़पा कर मेरी जान लेगा। इतना काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। कल जो होने वाला था उसे सोच सोच कर अयाना को डर लग रहा था और थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर अलीशा आराम से गहरी नींद में डूब चुकी थी। उसे सोते देख अयाना खुद से बोली, कल जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी देर सो ही लेती हूँ, कहीं मुझे जागता हुआ देख उस शैतान को एक काम ना बता दे। अयाना बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर का डेविल स्माइल वाला चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उधर अनामिका अगस्त्या की बाहों में फुल एंजॉय कर रही थी, उस पर मस्ती छाई हुई थी। वो डांस करते हुए अगस्त्या के करीब आने लगी और अगस्त्या बस चुपचाप डांस कर रहा था। डांस क्या, यूं समझ लो जबरदस्ती खुद के शरीर को बस थोड़ा थोड़ा हिला रहा था। जब अनामिका अगस्त्या के काफी ज्यादा करीब आ गई तो अचानक ही अगस्त्या का सिर चकराने सा लगा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा, अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है, धुंधला सा हो रहा है। जब उसने अपनी पलकों को 4-5 बार झपका कर ठीक से अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसकी बाहों में शुभी थी, जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसका चेहरा अगस्त के इतने करीब था, उसके होंठ अगस्त के बहुत ज्यादा करीब थे। वो हैरान था कि शुभी यहाँ कैसे और क्या कर रही है। अगस्त के मुंह से सिर्फ निकला, शुभी तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनामिका जब अगस्त के मुंह से ये शब्द सुनती है तो इरिटेशन में अपने दांत कटकटाने लगती है। वो जानती थी कि अगस्त पर ड्रग्स का नशा हो गया है, पर वो नहीं चाहती थी कि उसे उसकी शक्ल में शुभी की शक्ल दिखाई दे। अगस्त्य पर ड्रग्स का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया था कि उसे अनामिका अनामिका नहीं शुभी नजर आ रही थी। वैसे तो अनामिका को गुस्सा बहुत आ रहा था शुभी का नाम सुनकर, लेकिन उसके लिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके लिए इस वक्त अगस्त्य के करीब आना इंपॉर्टेंट था, जो वो चाहती थी। अनामिका अगस्त्य के और भी ज्यादा करीब आकर बहुत सडक्टिवली उसके सीने पर और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बेबी आई लव यू, आई रियली डू। अगस्त्य थोड़ा हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या सच में शुभी उसे आई लव यू बोल रही थी? अगस्त्य अपनी आंखों के सामने इस वक्त सिर्फ शुभी का चेहरा देख पा रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो पहले हुआ करती थी जब उनके बीच सब कुछ ठीक था, जब वो अगस्त्या से प्यार करती थी। अगस्त्या ने अचानक शुभी यानी अनामिका को अपने करीब खींच लिया, बहुत ज्यादा करीब। ये महसूस कर अनामिका की धड़कनें तेज हो गई, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई, मानो उसका प्लान काम कर रहा हो। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद भी अगस्त्या ने कभी अनामिका को किस तक नहीं किया। वो करने की कोशिश करती तो अगस्त्या कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे खुद से दूर कर देता। आज मौका मिला है और अनामिका मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या फर्क पड़ता है अगर अगस्त्या उसे अनामिका समझकर किस करे या शुभी समझकर। वो तो बस चाहती थी कि अगस्त्या आज उसे छोड़े नहीं और उस पर टूट पड़े जानवरों की तरह। अगस्त्या अनामिका को करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ टिकाकर उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगा। जब अगस्त्या के होंठ अनामिका के होठों से मिले तो अनामिका भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और अगस्त्या को कसकर अपनी बाहों में भरकर उसी पैशन के साथ उसे किस करने लगी। किस करते करते अनामिका ने दूर खड़े एक आदमी की तरफ कुछ इशारा किया और अपने आप से बोली, अगस्त्या राव, आज की रात तुम्हें मेरी बाहों में गुजारनी है और कल सुबह जो होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर क्या थे अनामिका के इरादे? क्या सबको दहलाने वाला अगस्त्य राव आ चुका था अनामिका के फंदे में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अनामिका की चाल से अनजान अगस्त्या ने ड्रग वाली शराब पी ली थी। वो अपने होश खो चुका था और अनामिका को शुभी समझ रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर अनामिका बड़े ही पैशनेट तरीके से अगस्त्य को किस किए जा रही थी। पर कुछ सेकंड बाद अगस्त्य को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने जैसे ही इन होठों का टेस्ट लिया उसे झटका सा लगा। उसे इस जिस्म से वो खुशबू नहीं आई, उसे इन होठों में वो टेस्ट नहीं आया। ये शुभी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसने एकदम से कहा, हटो, दूर हटो। अचानक अगस्त्या ने तुरंत उसे अपने से थोड़ा पीछे किया और अपनी पलकों को झपका कर ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। अचानक अगस्त्य के किस ब्रेक करके अनामिका को पीछे कर देने से अनामिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, ये अचानक इसे क्या हो गया? अनामिका को घबराहट होने लगी, कहीं अगस्त्य को होश तो नहीं आ गया है। अगस्त्य ने जब 4-5 बार पलके झपकाए तो उसे शुभी की जगह वापस से अनामिका का चेहरा दिखाई देने लगा। अनामिका का चेहरा देखकर अगस्त्य के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने तुरंत अनामिका को खुद से दूर किया और स्टेज से उतरकर जाने लगा। अनामिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई, उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो तुरंत स्टेज से उतरकर अगस्त्य के पीछे गई और बोली, अगस्त्या बेबी क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगस्त्या को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसका जी मचल रहा था, अजीब फीलिंग आ रही थी और सिर अभी तक घूम रहा था। वो क्लब से बाहर की तरफ जाते हुए बोला, अनामिका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। अनामिका ये सुनकर चौंक गई और बोली, नहीं अगस्त्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हम अभी अभी तो आए हैं, अभी घर कैसे जा सकते हैं? थोड़ी देर तो रुको। अनामिका चाहती थी कि अगस्त्या उसके साथ यहीं रुके। ड्रग्स देने के पीछे उसका मेन कारण ये था कि वो अगस्त्या के साथ एक रात बिता पाए। अगर उसका प्लान लगता है फेल हो रहा था, उसे अपनी प्लान की नाकामयाबी साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि अगस्त्या उन इंसानों में से है जो बेशुमार नशे में होकर भी कैसे भी करके खुद को संभाल लेते हैं। आज उसका प्लान कामयाब नहीं होने वाला था। अगस्त्या क्लब से बाहर निकल गया। अनामिका ने रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं।
अब बेकार में हाथ पैर मारना फिजूल है। अनामिका को गुस्सा आने लगा। उसने इतनी मेहनत की, फिर भी उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में आया, अगस्त्य इस वक्त घर जाने वाला है, तो क्यों ना उसके दिमाग में ऐसा कुछ डाला जाए कि घर पर उसके अनलिमिटेड गुस्से को किसी को झेलना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। ये ख्याल आते ही अनामिका के होठों पर स्माइल आ गई और वो अगस्त्य से बोली, अच्छा ठीक है पापा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। अनामिका ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। अगस्त्य सीट पर जाकर बैठ गया और ड्राइव करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। गाड़ी में बैठकर अनामिका गाड़ी लेकर अगस्त्य के बंगले की तरफ चल गई। जाते जाते अनामिका के दिमाग में खुराफाती चाल जन्म लेने लगी। अनामिका ड्राइव करते हुए अगस्त्य से बोली, अगस्त्य तुम ठीक तो हो ना? अगस्त्य थोड़ी नशीली आवाज में बोला, बस सर चक्कर खा रहा है। अनामिका के होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी, चक्कर आएगा क्यों नहीं, तुम्हें ऐसी स्पेशल ड्रग दी है मैंने, अभी तो सिर्फ सिर चकरा रहा है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब थोड़ी देर में तुम पर इतनी हावी हो जाएगी कि तुम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये दी तो मैंने इसीलिए थी ताकि तुम जानवर बनकर मुझ पर टूट पड़ो, लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। चलो, तुम मेरे लिए बिस्तर में जानवर नहीं बन सकते, पर किसी और के लिए तो मैं तुम्हें आदमखोर जानवर बना सकती हूँ। शुभी, बहुत जुबान चल रही थी ना तुम्हारी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भेज रही हूँ, दम है तो उसे फेस करके दिखाओ। अनामिका ड्राइव करते हुए अगस्त्य से बोली, वैसे अगस्त्य सच बताओ ना, तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। बीते दिनों समायरा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ना? कितनी तकलीफ हुई होगी बेचारी समायरा को, लेकिन उस बेरहम पीयूष ने उस पर जरा भी तरस नहीं खाया और ऊपर से उसे ऐसी हालत में फेंक कर चला गया। अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता तो शायद बेचारी की जान भी नहीं बचती। अनामिका की बात सुनकर अगस्त के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए, जैसे कि वो अपनी बहन की उस रात वाली हालत याद करता है। एकदम से उसका खून बहुत तेज उबाल मारने लगता है। उसने जोर से मुट्ठियां कस ली। उसके माथे की नस भी साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर अनामिका के होठों पर छोटी सी मगर बहुत शैतानी मुस्कान आई, क्योंकि उसे अपना प्लान बहुत साफ साफ कामयाब होते नजर आ रहा था। वो उदास फेस बनाकर बोली, तुम कितने अच्छे हो, शुभी के साथ कम से कम ठीक से पेश आते हो। पीयूष ने तो जानवर होने की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है तुम्हें? शुभी को तो तुम्हें इतनी तकलीफ भी नहीं दी जितनी पीयूष ने समायरा को दी है। बेचारी कितनी तड़प रही होगी, हम दोनों तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद वो तुम्हारे 500 करोड़ के डायमंड लेकर भी भाग गया। कितना घटिया है ना पीयूष। वो शायद जानता था कि तुम उसकी तरह कभी नहीं गिर सकते, इसीलिए इसीलिए तो वो अपनी बहन को यहाँ पर छोड़ गया और उसे अपने साथ ले जाने का रिस्क उसने नहीं लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि शुभी जानती हो कि उसका भाई कहाँ छुपा है और वो उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर तुम्हें नहीं बता रही हो सकता है दोनों भाई बहन मिले हुए हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना? अनामिका अपनी बातों का असर कंफर्म करने के लिए अगस्त्य की तरफ देखती है और ये देखकर उसके चेहरे पर बहुत संतुष्टि से भरी मुस्कान आ गई कि उसकी बातें अगस्त्य के सीने पर तेजाब की तरह लग रही थी, उस पर पूरा असर कर रही थी। अगस्त्य की आंखें लाल हो गई। अनामिका अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, हो गया मेरा काम, अब तो अगस्त्य के कहर से भगवान ही शुभी को बचाए। अनामिका ने अगस्त्य को उसके बंगले तक ड्रॉप किया। अब उसे इंतजार था शुभी पर टूटने वाले कहर का। अगस्त्य अभी भारी कदम रखते हुए अंदर चला गया। तेज आवाज के साथ बंगले का दरवाजा खुला। आवाज बहुत तेज थी। अगस्त्य डार्क आंखों, हाथ माथे पर रखकर गुस्से से फूली हुई नसों को लेकर अपने लंबे कदमों के साथ घर में एंट्री करता है। बाहर अनामिका गाड़ी में बैठी बंगले की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो अपना काम बखूबी कर चुकी है। वो बोली, आज रात तो मेरे नहीं हुए तो क्या हुआ, ऐसी बहुत सी रातें आएंगी तुम्हें अपना बनाने के लिए अगस्त्य। फिलहाल तो आज शुभी को सबक मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जुबान चलती थी ना उसकी, अब पता चलेगा अगस्त्य कितना खतरनाक हो सकता है। आज रात अगर जिंदा बच गई तो दोबारा जरूर मिलेंगे शुभी, खन्ना। अनामिका ने अपनी गाड़ी मोड़कर एक आखिरी नजर बंगले पर डाली और वहां से चली गई। उसने अगस्त्य के सीने में जो आग लगाई थी वो आज सबको जलाकर राख कर देने वाली थी। अगस्त्य हॉल में से सीढ़ियों पर जा रहा था। मदन काका जब वहां आए तो अगस्त्य को देखा, जिसकी नजरें अपने कमरे की तरफ थी और उसके एक्सप्रेशंस काफी डार्क थे। मदन काका बोले, अरे अगस्त्य तुम कब आ गए, चलो मैं खाना। मदन काका बोलते बोलते रुक गए जब उन्होंने देखा कि अगस्त्य पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा, जैसे वो उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा। वो अब भी आगे ही बढ़ता जा रहा था। अगस्त्य जब चला गया तो आसमान में जोर से बिजली कड़की। मदन काका थोड़ा हैरानी से बाहर की तरफ देखते हुए बोले, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? फटाफट सारी खिड़की दरवाजे चेक कर लेता हूँ, ठीक से बंद है कि नहीं, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ तूफान तबाही मचा दे। मदन काका अपने काम में लग गए। उन्हें क्या पता था कि आज ये तूफान कहाँ आने वाला है और कौन तबाह होने वाला है। शुभी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो काफी थक गई थी और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। कुछ दिनों से अगस्त्य उसके बिल्कुल करीब नहीं आया तो शुभी को इस बात से सुकून था। वो हैरान जरूर थी क्योंकि अगस्त्य उसके पास आना तो दूर, उसके सामने आना तक अवॉइड करने लगा था। लेकिन अब उसका डर कुछ कम हो गया था और वो शांति से सो पा रही थी। एकदम से जब कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला तो शुभी सक पकाकर जाग गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। कमरे में अंधेरा था, बाहर बिजली कड़क रही थी। खिड़की से जब बिजली कड़कड़ाने की रोशनी आ गई तो उस रोशनी में अगस्त्य का चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभी लेटी हुई थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। बिजली की चमकती हुई रोशनी में अगस्त्य का चेहरा इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो। चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत भयानक थे। अगस्त्य को यहाँ इस तरह से देखकर शुभी को घबराहट होने लगी। वो बिस्तर से खड़ी हो गई और बोली, अगस्त्य तुम आ गए? शुभी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगस्त्य धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो शुभी की तरफ आ रहा था।
पता नहीं क्यों उसके हर बढ़ते कदम के साथ शुभी के दिल की धड़कनें, उसकी घबराहट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। क्या होने वाला था आज शुभी के साथ? क्या अनामिका ने जो आग लगाई थी वो जलाकर खाक कर देगी शुभी की बची कुची उम्मीद को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अगस्त्य नशे और गुस्से में पागल हो चुका था। वो भारी कदम रखते हुए शुभी की तरफ बढ़ रहा था और शुभी अपनी जगह पर सिमटी जा रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जोर से बिजलियां कड़कने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे। अगस्त्य धीरे धीरे शुभी के करीब आ रहा था। शुभी बोली, "अ- अगस्त्य, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो आज लेट आने वाले थे ना, फिर इतनी इतनी जल्दी कैसे?" शुभी ने देखा कि अगस्त्य पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बोल रही थी लेकिन अगस्त्य कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदल रहे थे और उसके कदम लगातार शुभी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शुभी का गला सूखने लगा। अगस्त्य जो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, उसके दिमाग में अभी भी अनामिका की कई बातें गूंज रही थी। उसका हर एक शब्द घंटे की तरह उसके सिर में बज रहा था। उसके शब्दों में अगस्त्य के अंदर उस डेविल को ट्रिगर कर दिया था जिसे वो कभी जगाना नहीं चाहता था। और ऊपर से ड्रग्स के नशे ने तो आग में बारूद का काम किया था। अब अगस्त्य अगस्त्य नहीं था, कुछ और था। एक डेविल जो उसके अंदर सो रहा था। अब अचानक से वो जाग चुका था। शुभी पीछे हटते हटते एकदम से दीवार से लग गई। वो थोड़ा कड़क होकर खड़ी हो गई। जब अगस्त्य उसके करीब आया तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। शुभी के माथे पर पसीना आने लगा। धीरे से अगस्त्य का हाथ ऊपर उठा और उसने एक ही झटके में शुभी की गर्दन को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुभी की आंखें बाहर निकल गई। वो अगस्त्य के हाथ की पकड़ को छुड़ाने लगी और बोली, अगस्त्य, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शुभी ने उसकी पकड़ को ढीले करने की पूरी कोशिश की लेकिन अगस्त्य के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि उसके हाथ की नसें एकदम से ऊपर आ गई और साफ साफ दिखाई देने लगी। शुभी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका सारा खून सूख चुका था, जैसे उसकी सांस आना तकरीबन बंद होने लगी थी और उसका दम घुटने लगा था। अब उसके शरीर की ताकत भी कम हो रही थी और वो अगस्त्य की पकड़ को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पा रही थी। एक झटके में अगस्त्य ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया तो शुभी को तुरंत सांस आई और वो जोर जोर से खांसने लगी। वो अपनी गर्दन को मसलने लगी। उसे लगा था जैसे आज तो अगस्त्य उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। वो बहुत हैरानी और घबराहट से अगस्त्य की तरफ देखने लगी कि अचानक उसे क्या हो गया है। शुभी नहीं समझ पा रही थी कि अगस्त्य एक शैतान की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसने देखा कि अगस्त्य अब भी उसके पास आ रहा है। शुभी पीछे हटने लगी और बोली, नहीं नहीं अगस्त्य, प्लीज प्लीज नो। कुछ महसूस कर शुभी के रोंगटे खड़े होने लगे। उसे पता नहीं क्यों अब ये लगने लगा कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। शुभी वहां से भागने लगी लेकिन अगस्त्य ने उसे पकड़कर फिर से बिस्तर पर फेंक दिया। शुभी के बाल बिखर गए, घबराहट और ज्यादा तेज हो गई, माथे पर और ज्यादा पसीना आ गया और वो बोली, अगस्त्य, तुम ये क्या कर रहे हो? शुभी बचकर निकलना चाहती थी लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो नहीं बच सकती। अगस्त्य ने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। शुभी की सांसें तेज होने लगी। उसकी सांसें जैसे उसके हलक में अटक गई। उसके बाद अगस्त्य ने शुभी के कंधे को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत डार्क आवाज में बोला, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये बोलकर अगस्त्य ने एक सेकंड का वेट नहीं किया और शुभी पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। शुभी की चीख निकल गई, नहीं अगस्त्य प्लीज। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और बिजलियां तो इतनी कड़क रही थी कि मानो बेसब्र हो रही हूँ किसी पर टूट पड़ने के लिए। बाहर की बारिश और बिजलियों के शोर में, बादलों की गर्जन में शुभी की चीखने चिल्लाने की आवाजें मिक्स हो गई। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके अगस्त्य को जोर से धक्का दे दिया और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। नशे में डूबा अगस्त्य कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर बिस्तर पर ढेर हो गया। कुछ घंटे बाद जब बारिश थम गई, सिर्फ कुछ बूंदें टप टप की आवाज करते हुए जमीन पर गिर रही थी। हवाएं एकदम शांत हो गई। बिजली का कड़कना एकदम से बंद हो गया। शुभी ने वो रात जागते हुए बिताई। सुबह वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर निकली तो अगस्त्य कमरे से जा चुका था। अगली सुबह अगस्त के सिर में तेज दर्द हुआ और उसी के साथ उसकी आंखें खुली। वो नीचे हॉल में था। काफी सुबह हो गई थी। उसकी आंखें थोड़ी देर से खुली। वो कंबल में सो रहा था। पर यहाँ क्यों? अगस्त को सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसका सिर फटने लगा। वो बोला, ये क्या हो रहा है? मेरे सिर में इतना तेज दर्द क्यों? अगस्त ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में जैसे तोप चल रही थी। तभी मदन काका वहां आए और बोले, अगस्त्य बेटा, तुम्हें होश आ गया? अब कैसा लग रहा है? अगस्त ने अपने सिर को जोर से मसलते हुए बोला, सिर में बहुत दर्द हो रहा है काका, पता नहीं क्या हो गया है अचानक। मदन काका ने जवाब दिया, कल रात तुम नशे में थे, शायद इसी वजह से। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ और एक सर दर्द की दवाई भी। तभी अचानक अगस्त्य को कुछ याद आया और वो बोला, काका एक मिनट। मदन काका पलटकर अगस्त्य की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी भरे एक्सप्रेशंस थे। अगस्त्य ने मदन काका से कहा, काका मैं रात को यहाँ पर कब आया? क्या मैंने ड्रिंक्स की थी? मदन काका ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ शायद बहुत ज्यादा। जब तुम घर आए तो मैंने तुम्हें 3 बार आवाज भी दी पर तुमने सुना नहीं और तुम ऊपर चले गए। उसके कुछ देर बाद। ये बोलकर मदन काका चुप हो गए और अपना सिर नीचे झुका लिया। मदन काका की आवाज सुनकर अगस्त्या ने अपनी आईब्रो से कूट ली और बोला, कुछ देर बाद क्या? मदन काका जब फिर भी कुछ नहीं बोले तो अगस्त्या को थोड़ी अजीब फीलिंग आने लगी। वो सोफे से खड़ा होकर बोला, काका कुछ देर बाद क्या? क्या हुआ? मदन काका ने हिम्मत करके अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने कमरे में गए थे। उसके कुछ देर बाद शुभी बिटिया के जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। देर तक आवाज आई
और फिर सब शांत हो गया। तुम आधी रात के बाद यहाँ आए और यहीं सोफे पर लेट गए। मदन काका की बात सुनकर अगस्त्य अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। उसकी धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। अगस्त्य धीरे धीरे याद करने की कोशिश करने लगा। अनामिका ने उसे ड्रिंक दी थी जबकि वो मना कर रहा था। 2-3 पैक पीने के बाद उसे बहुत हल्का सा याद था कि अनामिका उसे घर छोड़कर गई। वो कुछ तो बोल रही थी पर पता नहीं क्या। अगस्त्य को ठीक से कुछ भी याद नहीं था। फिर उसे याद आया कि वो घर आया था अपने कमरे में। कहीं उसने फिर से शुभी के साथ नशे की हालत में। अगस्त्य के कदम लड़खड़ाने लगे। वो फिर से सोफे पर गिर गया। वो सोफे पर बैठा हुआ था एक पत्थर की मूर्ति की तरह। वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोला, कहीं मैंने। हिम्मत करके अगस्त्य ने सीढ़ी के ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। उसे घबराहट हो रही थी और गिल्ट भी। शायद वो समझ चुका था कि कल रात में उसने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया। इतना कंट्रोल करने के बाद भी क्यों और कैसे? ऐसा कैसे हो गया कि उसने वो सब कुछ किया होगा? उसे याद तक नहीं। आखिर उसने किया क्या होगा शुभी के साथ? अगस्त्य जब दिमाग पर जोर डालता है तो उसे हल्की हल्की चीजें याद आने लगी। उसे हल्का हल्का याद आता है उसका शुभी पर हावी होना। उसे हल्का हल्का याद आता है शुभी का चीखना चिल्लाना। अगस्त्य को इतना तेज सिर दर्द हुआ कि वो अपने सिर को कसकर अपने हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया होगा, मैंने ऐसा नहीं किया होगा। अगस्त्य अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा पर कहीं ना कहीं उसका दिल भी ऐसा मान चुका था कि वो खुद को सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहा है। कुछ तो किया है उसने, कुछ बहुत भयानक, कुछ बहुत बड़ा, दिल दहला देने वाला। मदन काका वहां से चले गए और अगस्त्य अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमकर बैठा रहा। वो बोला, क्या मैंने उसके साथ ये सब क्यों? कैसे? मैं इतने होश कैसे खो सकता हूँ? मैं कैसे उसके साथ? अगस्त्य खुद को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था। वो तो खुद को यकीन भी नहीं दिला पा रहा था। उसे खुद इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा था कि कैसे हो गया। पर वो जरूर समझ गया था कि कल रात उसने कुछ ऐसा किया है कि शुभी को दर्द देने की शायद उसने सारी लिमिट पार कर दी। हल्की हल्की जो भी झलक याद आ रही थी उन सब में शुभी की हालत देख अगस्त्य ऊपर से नीचे तक कांप गया। वो खड़ा होकर बेचैनी में इधर उधर चक्कर काटने लगा। खुद को समझाने की कोशिश करने लगा लेकिन फिर भी उसका दिल समझने को तैयार ही नहीं था। वो बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब क्या करूं? क्या जाकर उसे उसे सॉरी बोलूं? हालांकि अगस्त्य पहले भी शुभी को बहुत दर्द दे चुका था पर बाद में उसने डिसाइड किया था कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा। उसका ज़मीर हमेशा उसे इस चीज़ के लिए कचोटता रहता था। जितना हो सके खुद को शुभी से दूर रखने की, उसके सामने ना आने की कोशिश करता था, उससे कभी बात नहीं करता था। तो ऐसा क्या हो गया कि फिर उसने ये सब कुछ? अगस्त्य का गला सूखने लगा। वो सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की तरफ नजर गड़ाए खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे जाए और कैसे शुभी को फेस करे। पता नहीं किस हाल में होगी वो और वो क्या बोलेगा उसे जाकर, कैसे माफी मांगेगा। क्या अगस्त्य मांग पाएगा शुभी से माफी और क्या वो कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। शुभी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था लेकिन उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। उधर अगस्त्य कल रात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर में वो हिम्मत करके अपने आप से बोला, मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं। 2-3 गहरी सांसें लेकर अगस्त्य अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लगा। आज उसके कदम उसे बहुत भारी लग रहे थे। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा था। जैसे जैसे उसके कदम कमरे के नजदीक पहुंच रहे थे उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसकी घबराहट भी। वो अपने आप को तैयार कर रहा था आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए। वो जानता था कि उसने कल रात कुछ ऐसा किया है जिसे वो खुद फेस नहीं कर पाएगा। कमरे के पास पहुंचकर अगस्त्य कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा पर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। वो हिम्मत करके अपने आप को हौसला देकर दरवाजा खटखटाने लगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने लगातार 3-4 बार खटखटाया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो वो बोल पड़ा, शुभी प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और दरवाजा नहीं खुला। इतनी देर तक आवाज़ लगाने पर भी दरवाजा ना खुलने से अगस्त्य की बेचैनी थोड़ी बढ़ गई। वो बोला, शुभी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। शुभी प्लीज ओपन द डोर। दरवाजा कई बार खटखटाने पर भी नहीं खुला तो अगस्त्य को कुछ अजीब सा लगने लगा। मदन काका वहाँ पर आए और अगस्त्य से बोले, क्या हुआ बेटा? अगस्त्य थोड़ी टेंशन भरी आवाज़ में बोला, वो कुछ बोल नहीं रही है, दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। अगस्त्य लगातार खटखटाने लगा पर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला तो उसे कुछ गलत होने की फीलिंग आने लगी। मदन काका ने अगस्त्य से कहा, बेटा हो सकता है उसने जानबूझकर दरवाज़ा बंद किया हो, वो ना खोलना चाहती हो। अगस्त्य ने मदन काका से कहा, लेकिन उसे खोलना पड़ेगा, वो ऐसे दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मदन काका, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मदन काका ने अगस्त्य से कहा, पर वो अगर नहीं खोल रही है तो अब हम कैसे खोलेंगे? उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। अगस्त्य ने फिर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया और लगातार शुभी का नाम चिल्लाने लगा। इस बार उसकी टोन थोड़ी कमांडिंग हो गई। वो बोला, शुभी दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, अभी के अभी। देखो अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभी मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। ऐसा करने के बाद भी दरवाजे में कोई हलचल नहीं हुई, वो ऐसा ही बंद रहा। अगस्त्य बोला, शुभी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, कुछ गड़बड़ है, मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। अगस्त्य ने 4 कदम पीछे कर लिए और फिर एकदम से इतनी जोर से लात मारी कि दरवाजे की हालत पंचर हो गई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अगस्त्य और मदन काका थोड़ी घबराई हुई हालत में भागकर अंदर आए तो अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की सांसें जैसे
उनकी हालत में अटक गई। वो बोले, शुभी नहीं। उधर अयाना की आंख सुबह जल्दी ही खुल गई थी और वो सुबह से ही काम में जुट गई थी, क्योंकि उसे पता था अगर कबीर की डिसाइड की हुई सजा पूरी नहीं करेगी तो उसके अंदर का शैतान फिर जाग जाएगा। 3-4 मंजिल के बड़े से आलीशान बंगले में अयाना हाथ में पानी की बाल्टी और बड़े से डंडे के साथ पोंछा लगा रही थी। वो ऊपर की 2 मंजिल बिल्कुल साफ कर चुकी थी, अब बारी दूसरी मंजिल की थी। ये मंजिल बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस डेविल का रूम यहीं पर था, वो डेविल जिसने उसे ये सजा दी थी। अयाना सुबह 4 बजे से उठकर अपने काम में लगी थी और अब दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी बता रही थी कि सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो उसने सिर्फ आधे बंगले की सफाई की थी, आधा तो अभी बाकी था। अयाना थककर चूर हो चुकी थी और उसके दोनों पैरों में काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि कल इस डेविल ने उसे अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा ली थी। इन सब के बावजूद भी अपने दर्द को लेकर अयाना को अपनी ये बाकी की सजा पूरी करनी थी। बहुत गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाती हुई अयाना वहां पर अपना काम कर रही थी। वो बोली, बस सिर्फ एक मौका मिल जाए मुझे, इस कबीर डोंगरा का किस्सा ही खत्म कर दूंगी मैं। आखिर अपने आप को समझता क्या है और इसने मुझे क्या समझ रखा है, नौकर बनाकर रख दिया है अपने घर की। ये सब बड़बड़ाती हुई अयाना हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर आगे आगे बढ़ रही थी और जमीन पर गीला पोंछा लगा रही थी। जहां से वो पोंछा लगाकर गुजरी थी वहां पर फर्श अभी भी सूखा नहीं था कि 2 बॉडीगार्ड आपस में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए वहां से गुजर रहे थे। उनके जूतों से पोंछा लगाए हुए फर्श पर थोड़ी मिट्टी लग गई, जिसे देखकर अयाना गुस्से में तमतमा गई। वो बोली, पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है? अभी अभी वहां पर पोंछा लगाया मैंने, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह घर की नौकरानी हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूंगी? चुपचाप मुझे सजा कंप्लीट करने दो, वरना यही डंडा उठाकर तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी मैं, समझे? इतनी तेज आवाज में गुस्से में बोलने पर अयाना की सांस थोड़ी तेज हो गई। दोनों बॉडीगार्ड हैरानी में उसकी तरफ देखने लगे। 5 सेकंड देखने के बाद उसे कंप्लीटली इग्नोर करके फिर वहां से उसी जगह से गुजर गए। अयाना का ऐसा मन हुआ कि अपने डंडे को कई बार दीवार पर जोर जोर से मारे। सब लोग उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिर फाइनली 2-3 गहरी सांसें लेकर अयाना फिर से वहां पर सफाई करने लगी और अपने काम में आगे बढ़ने लगी। तभी अपने हाथों में आइसक्रीम और दूसरे हाथ में सिंड्रेला डॉल लिए अलीशा वहां आ गई। अयाना को गुस्से में देखकर उसके पास गई और बोली, अयाना दीदी। अयाना ने पलट कर देखा तो उसके पीछे मासूम सी अलीशा खड़ी थी। अलीशा को देखकर अयाना के चेहरे पर हल्की सी नरमी छा गई और वो फिर से अपना काम करने लगी। वो बोली, क्या हुआ अलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीशा ने अयाना से कहा, आपका अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, बहुत लेट हो गया है। अयाना ने थोड़ी इरिटेशन में अलीशा को जवाब दिया, हाँ तो मेरे 2 ही हाथ है ना, 50 हाथ थोड़ी है, देख नहीं रही हो कितना बड़ा बंगला है और उसकी सफाई सिर्फ मुझे अकेले करनी है। वो देखो वहाँ सब लोगों को आज तो जैसे पार्टी रखी है इन्होंने, कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अलीशा ने नीचे की तरफ देखा तो घर के सारे नौकर खाली इधर उधर घूम रहे थे, जैसे उनके पास कोई काम ही नहीं था। जो नौकर सुबह से शाम तक पूरे बंगले में घिसने चमकाने सफाई करने में लगे रहते थे, वो नौकर आज रिलैक्स होकर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये देखकर अयाना का खून और भी ज्यादा उबल रहा था। वो बोली, पता नहीं क्या सोचकर इस डेविल ने मुझे ये सजा दिया। कोई बात नहीं, जिस दिन उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन सारे हिसाब एक साथ चुका लूंगी। अयाना की हालत देखकर अलीशा को भी थोड़ा दुख हुआ। फिर वो अपनी आइसक्रीम को आगे बढ़ाते हुए बोली, आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए, इसे खा लीजिए, आइसक्रीम खाने से आपको थोड़ी एनर्जी आएगी। अयाना ने जब आइसक्रीम को देखा तो सच में उसके मुंह में पानी आ गया। उसे काफी भूख लगी थी और उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। अयाना जैसे ही आइसक्रीम लेने लगी तभी किसी की आवाज सुनाई दी। वो बोला, आप ये नहीं खा सकती। अयाना और अलीशा ने जब पलट कर देखा तो अपने सूट बूट में चश्मे के साथ कड़क पर्सनालिटी के साथ गौतम वहां पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह 0 एक्सप्रेशंस थे और वो ऊपर से नीचे तक काफी प्रोफेशनल लग रहा था, जैसे वो हमेशा ही रहता है। अयाना और अलीशा ने कभी गौतम को अपने प्रोफेशनल सूट के अलावा किसी दूसरी ड्रेस में नहीं देखा, कभी गौतम की आंखों को नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा चश्मा लगाए रहता था। उसके चेहरे पर सिर्फ ये 0 एक्सप्रेशन ही रहते थे। उन्होंने कभी कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं देखा था, जैसे हंसना, मुस्कुराना, उदास होना। ऐसा लगता था जैसे वो एक पुतला है, इंसान तो है ही नहीं। और सच कहे तो पुतला ही तो था, कबीर डोंगरा के हाथों का पुतला, जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता था, उसके इशारों पर नाचता था, लेकिन उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गौतम की पर्सनालिटी भी बहुत अलग थी। इस पूरे बंगले का और इन सब लोगों का बॉस कबीर था। पर कबीर के बाद अगर घर का हर एक गार्ड, हर एक नौकर जिसके सामने सिर झुकाकर रहता था, जिसके हर ऑर्डर को फॉलो करता था, वो गौतम था। इन शॉर्ट, गौतम सबका बॉस था और कबीर गौतम का बॉस था। गौतम चलकर उसके पास आया। अयाना ने अपनी आंखें सिकोड़कर गौतम से कहा, क्यों नहीं खा सकती मैं? गौतम ने थोड़ी स्ट्रेस और प्रोफेशनल आवाज में कहा, क्योंकि आपको ये सजा दी गई है, पूरे बंगले की सफाई जब तक नहीं हो जाती आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। गौतम की बात सुनकर अयाना की हवाइयां उड़ गई। वो बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं सुबह 4 बजे से लगी हुई हूँ और तुम कह रहे हो कि काम खत्म किए बिना मैं कुछ खा भी नहीं सकती? गौतम ने चेहरे पर बिना किसी भाव के स्ट्रेस आवाज में अयाना से कहा, ऐसा मेरे बॉस का ऑर्डर है और उनका ऑर्डर आपको मानना ही पड़ेगा, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अयाना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं खाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ये बोलकर वो अलीशा के हाथ से आइसक्रीम लेकर खाने लगी और गौतम ने फिर से उसके हाथ से आइसक्रीम वापस ले ली। अयाना का मुंह खुला का खुला रह गया। अयाना की आंखों में मजबूरी के आंसू आ गए। आखिर कब खत्म होगी अयाना की सजा और क्या हुआ था शुभी के साथ? क्या अगस्त्या का पछतावा ले आएगा उसे शुभी के करीब? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जब गौतम ने अयाना से कहा कि काम खत्म होने से पहले वो कुछ नहीं खा पी सकती, तो अयाना की आंखों में आंसू आ गए। उसे उदास देख गौतम का दिल पिघल गया। इस बार गौतम ने थोड़ी नर्म आवाज में कहा, इतना बर्दाश्त कर लिया है
तो थोड़ा और कर लीजिए। अब अगर आपने कुछ खाया तो हो सकता है कि आपकी सजा और बढ़ा दी जाए। ये सब मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, वरना आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गौतम की आवाज में थोड़ी मेच्योरिटी थी। अयाना ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि गौतम उसी के भले की बात कर रहा है। वो डेविल अपने आप को समझता क्या है? क्या वो भगवान है जो सबके ऊपर राज करेगा? गौतम ने अलीशा की तरफ देखकर कहा, अलीशा बेबी, तुम अपने कमरे में जाकर खेलो, ठीक है? अलीशा ने बस हल्का सा अपना सर हिलाया और वहां से चली गई। गौतम ने अयाना से कहा, आप पहले बॉस के कमरे की सफाई कर दीजिए। उनका कमरा पास में ही है। उन्हें अपने कमरे में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्होंने देख लिया कि उनका कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये बोलकर गौतम वहां से चला गया। अयाना ने अपना सिर पटकते हुए कहा, बॉस माय फुट, मन तो करता है कि डेस्क के ऊपर से फेंक दूं उसे। आया बड़ा। उसने उसके बाद फाइनली अयाना कबीर के कमरे की तरफ सफाई करने के लिए गई। वो कमरे में सिर घुसाकर इधर उधर देखने लगी तो पाया कि बिस्तर पर कंबल ओढ़कर कोई सो रहा था, जिसे देख अयाना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड, डेविल सो रहा है। इसके जागने से पहले फटाफट सफाई कर देती हूँ। आज के लिए बहुत हो गया, मुझे अपने लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अयाना ने बहुत आराम से बिना शोर किए कमरे के अंदर एंट्री की और अपने काम में लग गई। आसपास बिखरे सामान को देखकर अयाना थोड़ा सा इरिटेट होकर धीमी सी आवाज में बड़बड़ाई, ये आदमी है या जानवर, समझ में नहीं आता। जिस तरह से इसने अपना रूप बिखेर रखा है ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता। अयाना फटाफट से सब कुछ समेटने लगी और सारी सफाई करने लगी। जैसे ही वो बिस्तर के पास सफाई करने गई वैसे ही अचानक बिस्तर पर सोया हुआ इंसान थोड़ा करवट लेने लगा, जिस वजह से उसका ब्लैंकेट हट गया। अयाना ने जब ये देखा तो उसकी चीख निकल गई। अयाना की चीखने से बिस्तर पर सो रही खूबसूरत सी लड़की भी चीख पड़ी। हाँ, लड़की। कबीर के बिस्तर पर इस वक्त कंबल में कबीर नहीं, एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सो रही थी, जिसके बदन पर मुश्किल से थोड़े बहुत कपड़े थे। दिखने में वो लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। अचानक अयाना के चिल्लाने से वो लड़की थोड़ा घबरा गई और खुद भी एकदम से उठकर चिल्ला पड़ी। हाँ! दोनों का चिल्लाना बंद हुआ तो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। अयाना को देख वो लड़की इरिटेटिंग आवाज में बोली, यू ब्लडी सर्वेंट, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस लड़की के मुंह से खुद के लिए सर्वेंट सुनकर अयाना भी गुस्से में चीख पड़ी, एक्सक्यूज मी ब्लडी कॉल गर्ल, हाउ डेयर यू कॉल मी सर्वेंट? उस लड़की के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, होठों पे लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी और उसके बदन पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि रात को इस लड़की और कबीर के बीच कुछ हुआ है। अयाना की बात सुनकर उस लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से फुफकारते हुए बोली, कॉल गर्ल, हाउ डेयर यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल गर्ल बोलने की? जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं केरी की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर अयाना ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, रियली? मुझे तो लगा कोई कॉल गर्ल हो, क्योंकि आए दिन उनके बिस्तर पर कोई ना कोई लड़की मिलती रहती है और हर बार वो अलग ही होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की कॉल गर्ल है और कौन सी लड़की गर्लफ्रेंड? वो लड़की अयाना को बुरा भला कह रही थी, लेकिन अयाना ने उसे इग्नोर करके अपना काम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन जब लड़की बहुत देर तक बड़बड़ाती रही तो अयाना एक बार फिर उसकी तरफ देखकर बोली, और हाँ, मेरी एक बात सुन लो, मैं यहाँ की सर्वेंट नहीं हूँ। तुम्हारे उस कमीने केरी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती किडनैप करके रखा हुआ है। भाग जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी किडनैप कर लेगा। जानती नहीं वो कौन है? सीधी आकर घुस गई उसके बिस्तर में। बिस्तर पर पड़ी लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक भारी आवाज कमरे में सुनाई दी, अच्छा तुम बताओ कौन हूँ मैं? कबीर की आवाज सुनकर एकदम से अयाना का घबराहट से गला सूखने लगा। ये बात सुनकर उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। बिस्तर पर बैठी हुई लड़की ने देखा कि कबीर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था, अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके, टांगों को आपस में क्रॉस करके, दीवार में अपना कंधा लगाकर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। अयाना ने जैसे तैसे हिम्मत करके पलट कर देखा तो उसकी नजर भी कबीर पर गई। कमर पर सिर्फ टॉवल लपेटकर उसकी फुल बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके मजबूत 6 पैक एब्स, उसके बाइसेप्स, मसल्स, चौड़ा सीना, स्ट्रेट मजबूत कंधे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी बॉडी देखकर तो कोई भी लड़की उसके प्यार में पड़ जाए, इसमें कोई शक नहीं। एक पल के लिए तो अयाना की नजरें भी बदमाशी करने लगी और उसकी इजाजत के बिना कबीर की बॉडी को निहारने लगी। फिर कबीर की आंखों में कोल्डनेस देख अयाना ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। कबीर ने बिस्तर पर बैठी उस लड़की को कहा, बेबी, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। कबीर की बात सुनकर वो लड़की थोड़ी हैरान और कंफ्यूज होकर बोली, आर यू श्योर बेबी? आई मीन, आर यू नॉट? इतने में ही कबीर ने बात को पॉज देकर एक बार फिर से एक एक शब्द को अलग अलग करके कहा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। वो लड़की समझ गई थी कि आगे बोलने का कोई फायदा नहीं और वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। कबीर ने जब बोल दिया बात खत्म तो बात खत्म, उसके आगे एक शब्द भी नहीं। थोड़ी ऑकवर्ड होकर वो लड़की हल्का सा अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर से खड़ी हुई, अपने कुछ कपड़े पहने और अपने सैंडल को हाथ में लेकर अयाना की तरफ गुस्से में घुटते हुए वहां से चली गई। उस लड़की के चले जाने के बाद कमरे में साइलेंस फैल गई। अयाना अपनी जगह पर जमकर खड़ी थी, लेकिन वो कबीर से मुंह फेर कर खड़ी थी। धीरे धीरे उसे कबीर के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए सुनाई देने लगे, जिसे सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, ओह माय गॉड, ये मेरी तरफ आ रहा है, क्या करूं क्या करूं? भाग जाऊं पर ये मुझे भागने नहीं देगा, मुझे पता है। फिर अयाना ने अपने डर को काबू करते हुए हिम्मत की, तो क्या हुआ अगर वो मेरी तरफ आ रहा है? समझता क्या अपने आप को? मैं भी कोई कम नहीं हूँ, उसका दिया हुआ काम तो कर ही रही हूँ ना। अब अगर उसने फालतू बकवास की तो इसी डंडे से उसका सर फोड़ दूंगी। अयाना अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मत दे रही थी, पर सच बात तो ये थी कि डर उसे लग रहा था। कबीर की पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर बैठने लगा था। कबीर धीरे से अयाना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। अयाना अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई थी, सिवाय उसकी आंखों की पुतलियों के। उसके शरीर में हल्की सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो हल्का सा भी नहीं हिल रही थी। तभी अचानक उसके कानों के पास एक सडक्टिव सी आवाज सुनाई दी और सांसों की गर्माहट भी महसूस हुई। तो क्या बोल रही थी तुम? कौन हूँ मैं? इस तरह से कबीर इतनी सडक्टिव आवाज में
अपने इतने करीब उसकी सांसों की गर्माहट को अपने कानों के पास महसूस कर अयाना का बदन थरथरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कि वो बहुत ठंडी जगह पर खड़ी हो। अयाना थोड़ा हकलाने लगी। वो, वो मैं मैं तो बस वो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसके गले से शब्द ही नहीं निकले। कबीर के बदन से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी। उसकी बॉडी और बॉडी वॉश की महक कमाल की खुशबू थी। अयाना ने महसूस किया कि कबीर के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर आ रहे हैं। अब तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। उसके रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसका दिल पूरी तरह से उसके सीने में उछलने लगा। उसका बदन एकदम से कपकपा गया। पीछे से अयाना को हल्का सा हक करके कबीर बहुत शरारती आवाज में उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं असल में क्या हूँ। अयाना को कबीर का अपने इतने करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने हाथ में पड़े डंडे पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम सिर्फ एक कातिल हो, खूनी हो, एक डेविल हो, जिससे मुझे बेइंतहा नफरत है, जिसे मैं बेसब्री से जान से मारना चाहती हूँ। उधर अगस्त्या के कमरे में जो नजारा था, उसे देख अगस्त्या और मदन काका अपनी जगह पर जम गए थे। उनकी आंखों के सामने का नजारा बहुत भयानक था। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था और वो खून बहकर अगस्त्या के कदमों की तरफ आ रहा था। अगस्त्या ने जब देखा कि खून कहाँ से आ रहा है, तो उसकी धड़कन ही रुक गई। वो सांस लेना ही भूल गया। उसके ऊपर जैसे बिजली टूट पड़ी। उसकी आंखों के सामने खून से सना हुआ चाकू पड़ा था। शुभी फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और हाथ की कलाई जो कटी हुई थी, उससे अब तक खून निकल रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो अगस्त्या को जैसे सांप सूंघ गया। उसे हिलने डुलने तक का होश नहीं था। मदन काका ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया शुभी बिटिया को। मदन काका की आवाज सुनकर अगस्त्या एकदम से होश में आया। शुभी, नहीं। अगस्त्या दौड़कर शुभी के पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। उसे जगाने की कोशिश करने लगा। आंखें खोलो शुभी, आंखें खोलो। क्या शुभी ने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी? क्या अगस्त्या को होगा अपनी गलती का एहसास? अब क्या सजा देगा कबीर अयाना को उसकी गलती की? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीतिलिपि एफएम पर। कबीर अयाना के पीछे खड़ा हुआ था और अयाना की जान हलक में अटकी हुई थी। लेकिन अयाना की नफरत देख, उसकी बात सुन, एक पल के लिए तो कबीर चुप हो गया और अगले ही पल उसके होंठों पर शैतानी सी मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग। तुम्हें पता है, आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और तुम मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी कितने आराम से दे देती हो। तुम्हारी इसी हिम्मत को देखकर तो मुझे तुम पर बड़ा प्यार आता है, कसम से। कबीर सडक्टिवली अयाना के हाथ पर अपनी उंगली घुमाने लगा। अयाना को गुस्सा आ रहा था, पर वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। धीरे धीरे कबीर का हाथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, पर कबीर को मारना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। जानती हो कि मैं तुम्हें अब तक यहाँ अपने पास जिंदा क्यों रखा हूँ? अयाना ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अपनी मौत को भला कैसे कोई मार सकता है? मौत उसे मारती है। मैं यहाँ तुम्हारी मौत हूँ। एक दिन तुम्हें खत्म जरूर करूंगी और अपने मम्मी पापा का बदला लूंगी। इस बात पर कबीर ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर कहा, आई प्रॉमिस, ये मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे मारने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं उठेंगे। तुम्हारा दिल गवाही नहीं देगा, क्योंकि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी होगी। कबीर ने अयाना की गर्दन पर किस कर दिया। अयाना एकदम से पलटी और कबीर को जोर से धक्का दिया, पर कबीर ने 4 कदम पीछे हटकर अपनी बॉडी को संभाल लिया। उसके होठों पर अब भी शैतानी मुस्कान थी। अयाना गुस्से में कबीर से बोली, मेरा जिंदा रहने का मकसद ही तुम्हें खत्म करना है। कबीर तुम रहो, मौका मिलते ही मैं अपने मकसद से चूकूंगी नहीं। दुनिया की कोई चीज तुम्हें मारने के लिए मेरा मन नहीं बदल सकती। और प्यार, वो भी तुमसे। हमारे बीच सिर्फ नफरत हो सकती है, सिर्फ नफरत। ये बोलकर अयाना वहां से चली गई। उसे देख कबीर हंस दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी जंगली बिल्ली, आई लव इट। इतना कहकर कबीर अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। उधर अगस्त्या बेहोश पड़ी शुभी के पास पत्थर बना खड़ा हुआ था। तभी मदन काका ने उसे हिलाते हुए कहा, शुभी बिटिया को डॉक्टर के पास लेकर चलो, अभी इसकी सांसें चल रही है। अगस्त्या ये सुनकर जैसे होश में आ गया और चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर अगस्त्या ने शुभी को अपनी गोद में उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जल्दी ही अपनी गाड़ी में डालकर अगस्त्या शुभी को अस्पताल लेकर पहुंच गया और डॉक्टर से इंसिस्ट करते हुए बोला, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज हेल्प। अगस्त्या की बाहों में शुभी थी, जिसका काफी खून बह रहा था। वो बेहोश थी, जिसे देखकर ये भी नहीं बताया जा सकता था कि वो बचेगी या नहीं। न जाने कब से उसने अपनी कलाई काट कर रखी थी। न जाने कितना खून उसके शरीर से बह चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मानो सारा खून बाहर निकल चुका हो। अब उसके अंदर एक बूंद खून भी ना बचा हो। कुछ डॉक्टर दौड़कर वहां आए। शुभी की हालत देख वो लोग भी हैरान थे। ओह माय गॉड, स्ट्रेचर लेके आओ फटाफट। कुछ वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लेकर आए। उस पर शुभी को लिटाया गया और उन्हें फटाफट एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ उठा सके, इसीलिए वो सामने रखी कुर्सी पर बेसुध होकर बैठ गया। उसकी धड़कनें अभी तक तेज थी। उसका दिमाग अब तक चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। अब तक तो समझ नहीं पा रहा था, होश में नहीं था। ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लग रहा था, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। शुभी ने अपनी जान देने की कोशिश की। क्या रात को उसकी दरिंदगी इस हद को पार कर चुकी थी कि शुभी को ये कदम उठाना पड़ा? शुभी, जो इंजेक्शन की सुई से भी बहुत ज्यादा घबरा जाया करती थी, डर के रोने लगती थी, आज उसने
चाकू से अपना हाथ, अपनी कलाई को काटकर अपनी जान देने की कोशिश की। इसका मतलब तो यही है कि वो मरना ज्यादा आसान समझने लगी अपनी दर्द भरी जिंदगी से। अगस्त्य ने अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जोर से भींचकर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हालात ऐसी जगह लेकर खड़ा कर देंगे। एक दिन वो ऐसी सिचुएशन में खड़ा होगा जहां उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करे, जहां उसका पूरी तरह से अपने आप पर कंट्रोल खो चुका होगा और वो अपनी सबसे कीमती चीज को खोने की कगार पर होगा। कई देर तक अगस्त्य उसी जगह पर बैठा रहा। उसे किसी चीज का होश नहीं रहा। वो बस ये प्रार्थना करता रहा कि शुभी को कुछ ना हो, वो बच जाए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो अगस्त्य ने तुरंत उनके पास जाकर पूछा, डॉक्टर वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसे उसे होश आ जाएगा ना, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? अगस्त्य की बात सुनकर डॉक्टर ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर वो होश में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। उनका काफी ज्यादा खून बह चुका है और उनकी बॉडी पर काफी सारी चोटें हैं। क्या वो किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है? अगस्त्य ये सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। डॉक्टर ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस एक गहरी सांस लेकर इतना कहा, उनकी जीने की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भगवान से दुआ कीजिए कि वो होश में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी हम उनकी जिंदगी को बचा सकते हैं, वरना तो सब भगवान के ऊपर है। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। लेकिन अगस्त्य के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसके कदम बिल्कुल लड़खड़ाने लगे। जैसे तैसे करके वो दीवार का सहारा लेकर उसे अपनी पीठ लगाकर खड़ा हुआ। अब तक उसके कानों में डॉक्टर की कही बातें गूंज रही थी और वो सारी चीजें भी, वो सारी टॉर्चर और सारा दर्द जो वो कभी शुभी को देता था, याद आया। उसने ये नहीं सोचा था, उसने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो शुभी को इस कदर से टॉर्चर करेगा कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएगी। सच तो ये है कि अगस्त्य भी शुभी को पसंद करता था, काफी लंबे टाइम से उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। पर अगस्त्य ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया क्योंकि उसे लगता था कि शुभी उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन है, तो उसे कोई हक नहीं बनता कि वो उसे बहन के अलावा किसी और नजर से देखे। फिर भी अगस्त्य का दिल शुभी को बहन की नजरों से देखने को तैयार नहीं था। इसीलिए अगस्त्य ने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद वो अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल कर सके। बेसुध होकर अगस्त्य जमीन पर बैठ गया। उसे वो पल याद आया, शुभी की बर्थडे पार्टी। जानबूझकर उसने उसे विश नहीं किया और भूलने का नाटक किया। शुभी जब उस खूबसूरत सी ड्रेस में एक प्रिंसेस की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अगस्त्य उसे देखता ही रह गया। वो थोड़ी दूर खड़ा था लेकिन उसकी नजरें बस शुभी पर टिकी थी। उसका मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसके गुलाबी होंठ, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, उसका परफेक्ट शेप का फिगर। अगस्त्य चाहकर भी अपनी नजरों को उससे हटा नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि पार्टी का हर एक इंसान उस वक्त उसी को देख रहा है तो उसके सीने में अजीब सी जलन होने लगी। उसे गुस्सा सा आने लगा, जैसे उसका मन करता हो कि शुभी को सबकी नजरों से दूर ले जाए, सबकी नजरों से छिपा ले, कोई उसे ना देख पाए, सिर्फ वो देखे, क्योंकि उसे देखने का हक सिर्फ उसी का है। अगस्त्य ने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और शुभी की तरफ से अपनी नजर हटाकर उसे यह एहसास करवाया कि उसे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। जब शुभी ने अगस्त्य को प्रपोज किया तो अगस्त्य समझ नहीं पाया कि वो क्या जवाब दे। एक पल के लिए तो वो सुन्न होकर खड़ा हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि अभी शुभी को अपने गले से लगा ले, उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दे, उसे पैशनेटली किस करे, अपनी बाहों में समेट ले और उसे बताए कि वो उससे कितना प्यार करता है। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो जो सोच रहा है वो गलत है और उसे कभी नहीं करना चाहिए, तो अगस्त्य ने शुभी के दिल को अपने लिए जज्बातों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता देखा, उसका दिल तोड़ना। लेकिन जब उसने शुभी का दिल तोड़ा, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, तो उसकी आंखों में आंसू देख, उसे इतना टूटा हुआ देख अगस्त्य के दिल को भी उतनी ही तकलीफ हुई थी। उस रात जब अगस्त्य ने शुभी का दिल तोड़ा, तब शुभी को उदास देख अगस्त्य मन ही मन में शुभी से माफी मांग रहा था। आई एम सॉरी शुभी, हम दोनों एक कभी नहीं हो सकते, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहली बात कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, यानी मेरी भी सिस्टर जैसी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में दूसरे जज्बात नहीं हो सकते, ये गलत होगा। और दूसरी बात, हमारे बीच का फासला बहुत बड़ा है, 9 साल का फासला है, पूरी एक जनरेशन जैसा। मैं तुम्हें वो प्यार, वो परवाह नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। आई एम सॉरी बट यू हैव टू फॉरगिव मी, यू हैव टू मूव ऑन। अस्पताल में बैठे हुए अगस्त्य को जब होश आया तो उसने तुरंत एक फैसला किया और अपना फ़ोन उठाकर तुरंत एक कॉल लगा दिया, मुझे आपसे मिलना है, अभी मैं पहुँच रहा हूँ। ये बोलकर और कॉल कट करके वो अस्पताल से निकल गया। इतने गुस्से में कहाँ जाने के लिए निकला था अगस्त्य? क्या आने वाली थी किसी की शामत? क्या शुभी को खोने का डर ले आएगा अगस्त्य को सही राह पर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अगस्त्य हॉस्पिटल से भयानक गुस्से में निकलकर कहीं चला गया था। उधर अनामिका अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अगस्त्य की गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी। उसमें से अगस्त्य बाहर निकला और अपने तेज तेज कदमों के साथ उस बंगले के अंदर गया। बंगला बहुत बड़ा और आलीशान था। बंगले के बाहर लगी कश्यप नेम प्लेट ये बता रही थी कि यह अनामिका के डैड का बंगला है। अगस्त्य बहुत गुस्से में लग रहा था। गुस्से से उसकी आंखें उबल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज सब कुछ भस्म कर देगा। वहां पर सिक्योरिटी में खड़े दर्जनों गार्ड्स को इग्नोर करता हुआ अगस्त्य अंदर चला गया। बंगले के अंदर एंट्री करने से उसे गार्ड्स भी नहीं रोक पाए, क्योंकि एक तो अगस्त्य का वैसे भी यहाँ पर आना जाना था और दूसरा आज वो इतना गुस्से में लग रहा था कि किसी भी गार्ड की उसके सामने आकर खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। बंगले के अंदर एंट्री करके अगस्त्य जोर से एक नाम चिल्लाता है, अनामिका कहाँ हो तुम, बाहर आओ। अगस्त्य काफी ज्यादा गुस्से में था। उसकी आवाज ही बता रही थी। अनामिका ने जब ये नाम सुना तो वो जल्दी से अपने कमरे से दौड़ती हुई हॉल में आई।
अगस्त्य को वहां पर उसका नाम चिल्लाते देख वो हैरान हो गई और कंफ्यूज भी। अगस्त्य, बेबी क्या हुआ? अगस्त्य ने जब अनामिका की तरफ देखा तो उसकी आंखें और भी डार्क हो गई। वो अनामिका के पास गया और झट से अपने हाथ से अनामिका की गर्दन को पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ अनामिका की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि अनामिका की आंखें बाहर निकल आई। वो सब कुछ अनामिका के साथ इतना अचानक हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाई। अचानक अगस्त्य की गई इस हरकत पर अनामिका बहुत ज्यादा हैरान थी। अगस्त्य बेबी, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे अगस्त्य, छोड़। अनामिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य ने उसकी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो जिंदा बच जाए ये बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से उसकी आंखों का गुस्सा उसके हाथ में उतर रहा था और अपनी पकड़ को अनामिका की गर्दन पर और भी मजबूत किया जा रहा था, जिससे अनामिका को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जब गार्ड्स ने ये सब कुछ देखा तो अनामिका को बचाने के लिए सब एक साथ भागकर अगस्त्य के पास आ गए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग अगस्त्य के पास पहुंच पाते अगस्त्य ने अपनी गन निकाली और उनके पैरों के पास जबरदस्त फायर कर दिया, जिससे वो लोग वहीं रुक गए। अगस्त्य का निशाना इतना जबरदस्त था कि उसे पीछे पलटकर उन लोगों की तरफ देखना भी नहीं पड़ा और उसका निशाना एकदम परफेक्ट जगह पर लगा। ये गोलियां वार्निंग थी सभी गार्डों के लिए कि अगर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उनकी मौत के वो खुद जिम्मेदार होंगे। और अगस्त्य से पंगा लेने की हिम्मत भला कौन कर सकता था? सब लोग उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। अनामिका की आंखें बाहर निकलने को हो गई। वो बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और वो बस अगस्त्य के हाथ में झटपटा रही थी। तभी भूपेंद्र वहां पर आया और अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर चिल्ला पड़ा, अगस्त्य, ये क्या कर रहे हो तुम? अगस्त्य ने भूपेंद्र की बात अनसुनी कर दी। उसका फोकस इस वक्त सिर्फ अनामिका पर था और उसके हाथ की पकड़ जो हर सेकंड मजबूत होती जा रही थी। भूपेंद्र भागता हुआ अगस्त्य के पास आया, लेकिन अगस्त्य ने रिवॉल्वर निकाली और भूपेंद्र के पैरों पर गोली चला दी। भूपेंद्र एकदम से पीछे हट गया और गुस्से में अगस्त्य से बोला, अगस्त्य, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मेरी बेटी को। अगस्त्य भूपेंद्र की तरफ देखकर बोला, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और अनामिका का मामला है। इसने जो किया है उसके लिए इसकी यही सजा है। उसके बाद अगस्त्य ने अनामिका की तरफ देखते हुए पूछा, कल रात को तुम मुझे पार्टी में लेकर गई थी ना? क्या मिलाया था मेरी ड्रिंक्स में? जवाब दो। अनामिका अगस्त्य के हाथ को पूरी ताकत के साथ अपनी गर्दन से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या बोल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अनामिका को ऐसे अचानक बनने का नाटक करते देखकर अगस्त्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ पता नहीं है। तुमने मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था ना, उसी वजह से मैं अपने होश खो बैठा। सच सच बताओ, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में और क्यों? भूपेंद्र अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर टेंशन में आ गया और बोला, अगस्त्य, उसे छोड़ दो। उसका दम घुट रहा है, वो मर जाएगी। अगस्त्य प्लीज उसे छोड़ दो। गुस्से में अगस्त्य अनामिका को जोर से जमीन पर फेंक देता है। अनामिका की जान में जान आई। वो जोर जोर से खांसने लगी, तेज तेज सांस लेने लगी। आज तो उसकी जान लगभग चली ही गई थी। भूपेंद्र ने जल्दी से अनामिका को संभाल लिया। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने गले को मसलने लगी। आज उसे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती दिखाई दे रही थी। भूपेंद्र गुस्से में अगस्त्य से बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया अगस्त्य। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश करो? अगस्त्य अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया है तुमने अनामिका। बताओ मुझे, क्या किया था तुमने कल रात मेरे साथ? क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक्स में और क्यों? अनामिका गुस्से में अगस्त्य की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अगस्त्य। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है? मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स में कुछ नहीं मिलाया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों तुम्हें कुछ दूंगी? ये किसने बोला है तुमसे? जिसने भी बोला है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस बात पर अगस्त्य अपनी मुट्ठियों को कसते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबूत दिखाना ही पड़ेगा। अगस्त्य ने अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो को प्ले किया। उसके बाद स्क्रीन को भूपेंद्र और अनामिका की तरफ बढ़ा दिया। अनामिका ने जब स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और सांस हलक में अटक गई। ये उसी नाइट क्लब का वीडियो था जिसमें कल रात ये दोनों गए थे। वहां पर लगे कैमरे में से ये वीडियो निकाला गया था, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अनामिका अगस्त्य की ड्रिंक में कुछ डाल रही थी, लेकिन क्या पता नहीं। उसके बाद उसने 2-3 ड्रिंक्स अगस्त्य को दी। वो गोली मिलाकर अनामिका का भांडा फूट चुका था। उसके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था क्योंकि सबूत अगस्त्य के हाथ में था। अगस्त्य गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें कभी दोबारा देखना नहीं चाहूंगा। अगस्त्य जाने लगा, तभी भूपेंद्र खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, अच्छा अब इतने बड़े हो गए हो तुम कि हमारे खिलाफ जाओगे? अगस्त्य के कदम वहीं रुक गए। भूपेंद्र अपनी को कंटिन्यू करते हुए बोला, तुम शायद भूल गए हो कि तुम क्या थे और क्या बनाया है मैंने तुम्हें। आज मुझे ही छोड़कर जा रहे हो? गद्दारी कर रहे हो? अगस्त्य ने गुस्से में वापस पलटकर जवाब दिया, गद्दारी? मेरे खून में गद्दारी नहीं है मिस्टर कश्यप। और क्या कहा तुमने? क्या बनाया तुमने मुझे? मिस्टर भूपेंद्र कश्यप, जब मैं तुमसे मिला था तो तुम खुद कुछ नहीं थे। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया और जितना किया है उससे कई ज्यादा मैं चुका हूँ। इसीलिए अपने एहसानों को गिनाना बंद करो, समझे? अगर गिनती शुरू की जाए ना तो मेरे ही एहसान ज्यादा निकलेंगे। अब तुम और तुम्हारी बेटी मेरी जिंदगी से कोसों दूर रहो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। ये बोलकर अगस्त्य गुस्से में वहां से निकल गया। उसे जाते देख अनामिका उसके पीछे भागते हुए चिल्लाई, नहीं नहीं अगस्त्य रुको। अगस्त्य तुम ऐसे नहीं जा सकते। अगस्त्य रुको।
एकदम से अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी भूपेंद्र उसके कमरे में आया और उसने देखा कि अनामिका नींद में चिल्ला रही है। अगस्त्य, अगस्त्य रुक जाओ, अगस्त्य प्लीज रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। भूपेंद्र ने घबराकर अनामिका को जगाया। अनामिका बेटा क्या हुआ, आंखें खोलो। एकदम से अनामिका ने आंखें खोल दी और उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अनामिका का चेहरा पसीने से तर हो गया। वो तुरंत उठकर बैठ गई और अपने गले पर हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में बिस्तर पर थी और उसके सामने बहुत सारी चिंता अपने चेहरे पर लिए उसके डैड बैठे हुए थे। भूपेंद्र ने फिक्र भरी आवाज में अनामिका से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी तुम। अनामिका ने 2-4 गहरी सांस लेकर अपनी तेज धड़कनों को नॉर्मल किया और फिर अपना पसीना पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं डैड, बस वो ऐसे कोई बुरा सपना देख लिया था। अनामिका उस वक्त बात को टाल देती है और अंदर ही अंदर शुक्र मनाती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। थैंक गॉड ये सपना था। अगर अगस्त को सच में इस बात का पता चल गया, नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो डेफिनेटली मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। नहीं नहीं, मैं अगस्त को नहीं खो सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। उधर अगस्त की गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी और वो अपने आप से कह रहा था, आज इस सारे मामले को खत्म करके रहूंगा। क्या अनामिका का बुरा सपना सच होने वाला था? क्या अगस्त्या को पता चलेगा अनामिका की चाल के बारे में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अनामिका ने कल रात अगस्त के साथ जो किया था उसके बाद से वो खुद ही डरी हुई थी और बड़बड़ा रही थी, ओह गॉड, अगस्त को कुछ पता नहीं चलना चाहिए वरना वो मुझे सच में मार डालेगा। अनामिका को फिर से अपने ख्यालों में खोया देख भूपेंद्र काफी कंफ्यूज हो गया था। उसने अनामिका का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा हिलाते हुए पूछा, अनामिका क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनामिका अपने डैड की तरफ देखकर बोली, डैड मुझे आपको कुछ बताना है। भूपेंद्र हल्का सा अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ बोलो। अनामिका भूपेंद्र से बोली, डैड एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक पल के लिए तो अनामिका को लगा कि वो डैड को सब बता दे, और फिर अचानक ही वो अपने आप को रोक लेती है। अनामिका की बात सुनकर भूपेंद्र ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें? अनामिका ने कहा, डैड अगस्त्या वो मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लेगा ना? अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप तो जानते हैं ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। डैड प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी शादी करवाइए। मुझे उस लड़की को लेकर बहुत डर लग रहा है। वो शुभी, वो डेफिनेटली उसे मुझसे अलग कर देगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है डैड। अनामिका की बात सुनकर भूपेंद्र गहरी सांस लेकर बोला, बस इतनी सी बात? अरे पागल लड़की, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ तेरे लिए तो कर रहा हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, इतने पैसे कमा रहा हूँ ना, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए तो है। मेरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश को बोलने से पहले पूरा किया है मैंने। मैं जानता हूँ कि अगस्त तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और उसे मैं पूरा ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्रिंसेस को इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी और उसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। डोंट वरी, अगस्त की शादी तुमसे ही होगी। अगर उस लड़की ने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो उसे कैसे रास्ते से हटाना है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने डैड की तसल्ली भरी बातें सुनकर अनामिका ने राहत की सांस ली और वो अपने डैड को हक करते हुए बोली, थैंक यू डैड, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। आपसे बेस्ट डैड मुझे कभी नहीं मिल सकते थे। भूपेंद्र मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वहीं दूसरी तरफ शुभी की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और वो थोड़ा होश में आती है। शुरू में उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था, उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसके हाथ में कुछ कुछ लगाया गया हो, कोई नुकीली चीज। वो आईवी की ड्रिप थी जो उसके हाथ में लगाई गई थी। धीरे धीरे शुभी की आंखें ठीक से खुलती हैं और वो चारों तरफ देखती है। ये दीवारें, ये छत, ये कमरा उसके कमरे जैसा नहीं था, ये अलग थे। मशीन की बीप की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। अब तक वो पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है, कैसी आवाज है। वो ठीक से आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर थी, हाथ में आईवी की ड्रिप लगी हुई थी और जहाँ उसने कलाई काटी थी वो हैरान थी कि वो यहाँ कैसे, वो जिंदा कैसे बची है। उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। फिर वो कैसे हॉस्पिटल पहुँच गई? जब शुभी अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखकर चीज़ों को अब्सॉर्ब करती है तो उसके पास में खड़ी कुछ काम कर रही एक नर्स की नज़र उस पर पड़ती है। शुभी को होश में देखकर नर्स के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसने पूछा, ओह माय गॉड, आपको होश आ गया है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? उस नर्स की आवाज़ सुनकर शुभी बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे यहाँ कौन लाया है? उस नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको यहाँ पर आपके हस्बैंड लेकर आए हैं। आप बहुत बुरी हालत में थी, आप जब यहाँ पर आई थी आपके लिए होश में आना भी बहुत मुश्किल था, पर चलो शुक्र है आप होश में तो आ गई। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये बोलकर नर्स वहाँ से चली गई। शुभी जैसे जैसे करके उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आखिर क्या चाहता है वो मुझसे? जो कुछ भी अगस्त्या ने उसके साथ किया था उससे शुभी टूटकर बिखर गई थी। अब उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती थी क्योंकि दर्द अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसीलिए तो उसने बिना सोचे समझे ही अपनी जान लेने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ पर आ गए और शुभी का चेकअप करने लगे। तभी अगस्त्या हॉस्पिटल में एंट्री करता है। उसके साथ में एक आदमी भी चल रहा था जिसने काला कोट पहन रखा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक वकील है। अगस्त्या शुभी के वार्ड के पास पहुंचता है। डॉक्टर को उसके वार्ड से निकलते हुए देखता है। डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। अगस्त्या ने तुरंत डॉक्टर से जाकर पूछा, डॉक्टर उसे होश आया या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा,
वो बिल्कुल ठीक है, अब खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ चुका है। आप अगर चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन शुभी से मिलने का नाम सुनकर ही अगस्त के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आता कि वो अंदर कैसे जाएगा। उसे समझ नहीं आता कि वो उस लड़की का सामना आखिर कैसे करेगा, कैसे देख पाएगा उसकी आंखों में, कैसे देख पाएगा उसके दर्द को जो उसने ही तो दिया था। थोड़ी हिम्मत करके अगस्त्य अपने आप से बोला कि कदम उठाना बहुत जरूरी है। बस अब बहुत हो गया। जिस तरह से मैं चीजों को चलाना चाहता था उस तरह से बात नहीं बनेगी। मैंने अपने ही बनाए हुए रूल्स को ब्रेक किया है जो सही नहीं है। सजा सिर्फ गुनहगार को मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। एक गहरी सांस लेकर अगस्त्य हिम्मत जुटाता है और दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो देखता है कि शुभी बेजान से बिस्तर पर पड़ी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। हवाएं चल रही थी, पेड़ के पत्ते लहरा रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे। बाहर धूप निकली हुई थी जहाँ पर शुभी आंखें जमाए हुए देख रही थी। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अगस्त्य को वहां देखकर उसने एक बार फिर से अपना मुंह फेर लिया। ये देख अगस्त्य के सीने में दर्द सा उठा, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर चला आया और फिर शुभी की तरफ देखते हुए उसने धीरे से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बड़ी मुश्किल से अगस्त्य के गले से ये शब्द निकले थे। शुभी चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन के साथ बहुत ठंडी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है। क्या तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे? क्या मुझे बर्बाद करने का जुनून इस कदर तुम्हारे सर पर सवार हो चुका है? शुभी की बात सुनकर अगस्त्य को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। बोलने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। तभी शुभी ने पलटकर अगस्त्य की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी, इमोशनलेस, कोई जज्बात नहीं था उनमें। उसी तरह ठंडी आवाज में शुभी ने बोला, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मार तो तुमने ही मुझे दिया है, ठीक से मरने क्यों नहीं देते? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम फिर से मेरे साथ वो। आगे शुभी बोल ही नहीं पाई। उसका गला भर आया था और शुभी की आगे की बात इमेजिन करके भी अगस्त्य को तीखा सा दर्द होने लगा था उसके सीने में। शुभी ने फिर से अपना मुंह फेर लिया जैसे उसे इस वक्त अगस्त्य से घिन आ रही थी। तभी अगस्त्य हिम्मत बटोरकर शुभी से बोला, कुछ लेकर आऊं तुम्हारे लिए। इतना कहकर अगस्त्य ने कुछ लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया। वकील ही समझते हुए अपने सूटकेस से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर अगस्त्य को देता है और एक पेन भी। उसके बाद अगस्त्य के इशारे पर वो वार्ड से बाहर निकल जाता है। अगस्त्य डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखकर उन पर साइन करने लगता है। फटाफट साइन करने के बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को शुभी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो। कंफ्यूजन के साथ जब शुभी उन डॉक्यूमेंट्स को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। डाइवोर्स पेपर्स। शुभी बहुत हैरानी से अपने हाथ में पड़े हुए डाइवोर्स पेपर्स को देख रही है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सच में ये डाइवोर्स पेपर्स हैं? और क्या अगस्त्य ये पेपर्स उसे दे रहा है? लेकिन क्यों? बदला लेने के लिए जब उससे शादी की तो फिर अब ये डाइवोर्स का क्या चक्कर है? इतनी आसानी से वो कैसे छोड़ रहा है उसे? शुभी को इस तरह से उन पेपर्स को देखता हुआ देख अगस्त्य ने कहा, ये डाइवोर्स पेपर्स है, ये लो, इन पर साइन करो। अगस्त्य अपने हाथ में पड़े पेन को शुभी के पास बिस्तर पर फेंक देता है। कुछ सेकंड्स के लिए तो शुभी को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। ये उससे डाइवोर्स ले रहा है, लेकिन क्यों? जब शुभी अगस्त्य की तरफ देखती है तो वो अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि वो शुभी से आंखें नहीं मिलाना चाहता था। या तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी या फिर वो कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहता था शुभी को जो उसने अपने अंदर कब से छुपा रखा था। हिम्मत करके शुभी ने वो पेन उठा लिया। अगस्त्य को बिना देखे ही इस बात का एहसास हो गया था। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो खुद वकील को लेकर आया था और अब खुद इस लम्हे से घबरा रहा था। क्या शुभी कर देगी पेपर्स पर साइन? क्या अब थी अगस्त्य की बारी सजा पाने की? और क्या होगी अनामिका की अगली चाल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।